हेलो एवरीवन, ट्रिपल ए ब्राइट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हम फिर से कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर करेंगे जो कि 28 अप्रैल से लेकर कहाँ तक आते हैं, आपके पास 4 मई तक आते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, आप में से बहुत सारे बच्चे मैसेज करते हैं कि कौन सा जो करंट अफेयर है वो इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए, ये आप हमें नहीं बताते हैं। ठीक है, मैं आपको साथ साथ बताती हुई चीज़ों को। देखिए, आप अपने जब सिलेबस को देखते हैं तो आप एक बार अपने सिलेबस को इतने तसल्ली से देखिए एक बार कि आपको समझ में आए कि वो पैटर्न क्या पूछ रहा है। तो जो पंजाब के पेपर होते हैं वहाँ पे स्पेसिफिकली लिखा होता है, ठीक है, जो हिमाचल का पेपर होता है वहाँ पे स्पेसिफिकली लिखा होता है एनवायरनमेंट। तो मैं आपको जब भी कोई करंट अफेयर करा रही हूँ उसमें एनवायरनमेंट का सेक्शन भी मैं आपको साथ साथ करवाती हूँ। ठीक है, जैसे अगर आपको याद हो तो आपने क्लाइमेट चेंज के ऊपर चीज़ों को पढ़ा, तो वही सब चीज़ें। फिर उसके बाद एक लिखा होता है अवार्ड्स आपके पास, वो अवार्ड्स आपको कवर करने होते हैं। तो जो आप अपना सिलेबस देखते हैं उस सिलेबस को एक बार इतने अच्छे से देखा करो ताकि आपको आइडिया मिलना शुरू हो जाए कि एक्चुअली में करंट अफेयर कहाँ से आ रहा है। ठीक है, जब आप एक दो पैटर्न देखेंगे अपने पेपर का तो आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा कि अवार्ड्स एंड ऑनर सबसे ज़्यादा पेपर में आते हैं, इंडेक्सेस पेपर में आते हैं, इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स आती हैं, यही सब पेपर में ज़्यादा करके क्वेश्चन बनाता है। और जो आपका स्टेट होता है, फॉर एग्जाम्पल इस हफ्ते की अगर किसी करंट अफेयर में पंजाब से रिलेटेड कोई न्यूज़ है तो वो आपको कवर करके जानी ही जानी है। प्लस एक चीज़ और देखिए आपके पेपर के पैटर्न में, वो ये है फर्स्ट अगर आप कहीं पे देख रहे हैं कि इंडिया ने पहला कोई ऐसा ब्रिज बनाया या पहला कोई इस तरीके से कोई काम करा, तो जो भी फर्स्ट आपके पास आता है आपको वो भी कवर करके जाना है। तो इट मीन्स आपके पास जितना भी करंट अफेयर होता है आप उसको सेक्शन में डिवाइड करिए और डिवाइड करने के बाद उसको पढ़ना शुरू करिए। ठीक है, जैसे कि एक एनवायरनमेंट का सेक्शन बना लिया, एक आपने अवार्ड्स का सेक्शन बना लिया, अवार्ड्स के साथ इंडेक्सेस भी कर लिए कि इंडिया का किस पर्टिकुलर जगह पर कितना रैंक है। ये जैसे मैं भी आपको यहाँ पे सिखाऊंगी 2-3 चीज़ें। ठीक है, तो ये आपको साथ साथ करनी है ताकि आपका जो है वो आपको पता चलना शुरू हो जाए कि एक्चुअली में करंट अफेयर का क्या पैटर्न है। समझ में आई मेरी बात? शायद आपको समझ में आ रहा होगा। अच्छा, दूसरी बात ये है कि आप लोग वीडियो को पूरा नहीं कवर कर रहे हैं। ठीक है, मैं मानती हूँ कि वीडियो थोड़ी सी लेंदी हो जाती है, पर मैं वीडियो के साथ आपको स्टैटिक का पोर्शन भी कराती हूँ। ठीक है, और वो सारा स्टैटिक आपके पेपर के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई भी पेपर देंगे उसमें स्टैटिक का एक अद्धा क्वेश्चन तो पेपर में आपको टकरना ही टकरना है। ठीक है, तो आप वो भी पूरी की पूरी वीडियो देखा करो ताकि आपको आइडिया होना शुरू हो जाए कि एक्चुअली में सेक्शन बना के देखा। ठीक है, थोड़ा थोड़ा तोड़ के, पूरी वीडियो को तोड़ के देखा करो ताकि आपको आइडिया होना शुरू हो जाए। तीसरी बात, पेपर में पहले देखिए, अगर आप पूरे हफ्ते का निचोड़ निकालें, अगर आप पूरे हफ्ते का निचोड़ निकालते हैं कि पूरे हफ्ते में, देखो बेटा, पूरे हफ्ते में हमारे पास एक दिन में लगभग 20 इंपॉर्टेंट न्यूज़ आ जाती हैं। तो आप लगभग मोटा मोटा हिसाब लगाइए कि अपने पास हफ्ते में 120-130 न्यूज़ तो बिल्कुल ही बन जाती हैं। हम उसमें से भी छांट कर आपके पास 51 या 50 या 30 न्यूज़ लेकर आते हैं जो पेपर में क्वेश्चन बनाती हैं आपके पास ज़्यादा करके। ठीक है, तो इसीलिए आपको इन वाली न्यूज़ पे ज़्यादा करके फोकस करना है। क्यों? क्योंकि वो ये स्पेशल वो 50 या फिर ये स्पेशल वो 40 करंट अफेयर्स हैं जो पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और आजकल अगर आप पेपर का पैटर्न देखेंगे तो पेपर के पैटर्न में किसी भी सेक्शन से करंट अफेयर ज़्यादा आ जा रहा है, किसी भी सेक्शन से। ठीक है, तो ज़्यादा करके जो आपके पेपर में लिखा हो, सिलेबस में होता है, उस पर ध्यान दो और साथ ही साथ किस पे ध्यान दो, जो आपको यहाँ पर कराया जा रहा है। ठीक है, तो आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से अपना पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। ठीक है, चलिए, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की जब आप बात करते हैं, सबसे पहला वाला वो किसके बारे में बात करता है? वो कहता है नवरत्न स्टेटस। अब देखिए, नवरत्न से जब हम आपको क्लास में कराते हैं तब भी हम आपको ये बातें समझाते हैं, समझते हैं इस बात को। देखिए, जब आप नवरत्न की बात करते हैं, नवरत्न का मतलब क्या हो गया? 9 जेम्स हो गया। इसका मतलब यहाँ पे सीधी बात है। तो जब आप मेडिवल हिस्ट्री में अकबर को पढ़ते हैं, जब आप मेडिवल हिस्ट्री में किसको पढ़ते हैं? अकबर को कवर करते हैं, तो आप अकबर के भी नवरत्न पढ़ते हैं। मतलब खास वो 9 लोग जो अकबर के नोबल्स कह सकते हो, ये अकबर के कैबिनेट मंत्री आप कह सकते हो। ऐसी जब आप एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ते हो तब आप पढ़ते हो चंद्रगुप्त सेकंड को। एक तो चंद्रगुप्त आपके पास कौन सा वाला आता है? मौर्य। एक आता है चंद्रगुप्त सेकंड, गुप्ता एम्पायर का, उसके भी आपको नवरत्न बताए हुए हैं। ठीक है, उसके भी नवरत्न अगर आप देखें तो नवरत्न एक्चुअली में 9 जेम्स वर्ड से ऐड हो गया आपके पास। मतलब किसी के भी कोर्ट में जो 9 खास लोग हैं उन्हीं की बात हो रही है यहाँ पे। तो ठीक वैसे ही भारत सरकार ने भी क्या कर रखा है? भारत सरकार ने भी कुछ नाम चूज कर रखे हैं कंपनी को लिस्ट करने के लिए। उसमें से एक स्टेटस कौन सा आता है? नवरत्ना। और पिछले करंट अफेयर में भी मैं आपको डिटेल में ये चीज़ करा कर गई थी। और
प्लीज़ आपको पिछला करंट अफेयर देखना पड़ेगा ताकि आपको ये वाला समझ में आ जाए, ठीक है। तो कितने स्टेटस होते हैं, जिन बच्चों ने पिछली क्लास लगाई होगी उनको बिल्कुल पता होगा कौन कौन से स्टेटस होते हैं, आप मुझे बताएंगे। सबसे, अगर हम क्रोनोलॉजी में सबसे लोएस्ट से ऊपर पे चलते हैं तो पहली आती है मिनी रतन, और मिनी रतन में भी शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2 बताई थी आपको मैंने। इसके ऊपर सेकंड स्टेटस कौन सा वाला होता है, तो सेकंड स्टेटस होता है आपके पास नवरत्ना, और सबसे बड़ा हाईएस्ट स्टेटस क्या होता है आपके पास यहाँ पे, महारत्ना, ठीक है। पिछले करंट अफेयर का पहला ही करंट अफेयर आपको मैंने ये कराया था कि 3 इंपॉर्टेंट, मतलब जो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस होते हैं, जैसे हम CPSE कहते हैं, उसमें गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है, उस पर गवर्नमेंट ने इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है CPSEs को। एक कौन सी आती है, महारत्न, एक आती है नवरत्न, और एक कौन सी आती है, मिनी रत्न। और मिनी रत्न का कौन सी वाली कैटेगरी 1 और कैटेगरी नंबर 2, तो ये बात आपको पहले क्लियर रखनी है अपने पास, क्लियर है। तो अगर किसी भी कंपनी को मिनी रत्ना, मतलब अगर मान लो कि पहले तो क्या स्टेटस मिलेगा उसको, मिनी रत्ना 2 से वो किस में ट्रांसफर होगी, 1 से फिर किस स्टेटस पे जाएगी, नवरत्ना, और नवरत्ना से किस पे जाएगी, महारत्ना पे। क्या इनका टर्नओवर होता है, ये सारी चीजें मैं आपको पिछले करंट अफेयर पे करा चुकी हूँ। पिछले ही वीक की पहली वाली शीट ओपन करिए, पहला करंट अफेयर वहां पे डिटेल में बताया, तो आप वहां से पढ़ेंगे और फिर मुझे बताएंगे कि आपको समझ में आया कि नहीं समझ में आया वहां पे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बाद यहाँ पे, और आगे चीजों को देखना शुरू करते हैं। देखिए क्या कहता है द डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो पहला क्वेश्चन आपके पास हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस किसके पास है, तो आप याद रखेंगे निर्मला सीतारमन। किसके पास है यहाँ पर, तो निर्मला सीतारमन के पास है, ये आपको यहाँ पर क्लियर रखना है। कहता है हैज ग्रांटेड नवरत्ना स्टेटस दे दिया है किसको, तो आप याद रखेंगे इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड और HUDCO HUDCO। कहता है IRDA एक गवर्नमेंट ओन्ड एंटिटी है, जहां पे गवर्नमेंट का कितना शेयर है, तो आपको याद रखना है कितना शेयर है यहाँ पे, 75% शेयर है। कहता है इसकी स्थापना कब हुई थी, 1987 में, और ऑलरेडी इसे कौन सा स्टेटस मिला हुआ था, मिनी रत्ना। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि क्रोनोलॉजी क्या कहती है CPSE की, CPSE मतलब सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की क्रोनोलॉजी क्या कहती है, सबसे नीचे मिनी रत्न, मिनी रत्न के ऊपर नवरत्न, और नवरत्न के ऊपर आता है आपके पास महारत्न। तो ये आपको पॉइंट यहाँ पर क्लियर रखना है। कहता है इसके बाद यहाँ पे इट फंक्शन एज अ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर रिन्यूएबल एनर्जी एंड एनर्जी एफिशिएंसी प्रोजेक्ट। तो ये किस प्रकार की IRDA क्या है आपके पास, तो आपको याद रखना है एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, मतलब ये लोन वगैरह का काम नहीं करता, मतलब जो बैंक सारी फैसिलिटी देता है वैसी फैसिलिटी आपको प्रोवाइड नहीं करता है। हाँ, बट उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस जरूर देता है जो किसके ऊपर काम कर रहे हैं, रिन्यूएबल एनर्जी और जो एनर्जी एफिशिएंसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। क्लियर हो गया आपके पास। कौन सी कंपनी को नवरत्न स्टेटस दिया गया है, तो याद रखेंगे आप किसे मिला है, IREDA को और HUDCO। तो आप याद रखेंगे IRA HUDCO, या किस तरीके से याद रखो इसे, तो ये आपको यहाँ पर क्लियर रखना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आपने पिछला करंट अफेयर थोड़ा बहुत पढ़ा है, पिछला करंट अफेयर अगर आपने पढ़ा है, तो मैंने आपको बताया था कि जो नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड है, नेशनल, ध्यान रखना है आपने, फर्टिलाइजर्स जो लिमिटेड है, इस कंपनी को पिछले ही हफ्ते क्या मिला था यहाँ पर, तो आपको याद रखना है क्या स्टेटस मिला था इसको भी, तो इसको भी स्टेटस मिला था नवरत्ना का। तो नवरत्ना के 3 स्टेटस आपको देखने को मिल जाते हैं, मतलब नवरत्ना की 3 कंपनीज आपको देखने को मिल जाती हैं। एक कौन सी है, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड जो यूपी नोएडा में आपको देखने को मिलती है। उसके अलावा आपको याद रखना है IREDA, और तीसरी कौन सी आती है, HUDCO, या कौन सी आती है, HUDCO भी पढ़ सकते हैं, HUDCO पढ़ सकते हैं। आगे कहते हैं, ठीक है, देखिए कहते हैं अगर हम HUDCO की बात करें तो इसका फुल फॉर्म क्या है, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये भी एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है, और किसके अंदर आती है भाई, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग और अर्बन अफेयर। अब मेरा क्वेश्चन यहां से देखिए, पहला
कैसे करेंगे आप इसे कि अभी कौन है यहाँ पे हाउसिंग मिनिस्टर, तो आप इसका आंसर क्या टिक करेंगे, हरदीप सिंह पुरी। क्या है अभी अपने पास यहाँ पे कौन से मिनिस्टर आते हैं, तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग और अर्बन अफेयर मिनिस्टर आते हैं। अगला पॉइंट कहता है नवरत्ना स्टेटस जो है वो कौन देता है, तो आपको याद रखना है इंडियन गवर्नमेंट, और इंडियन गवर्नमेंट की किसको मिलता है, ये पीएसयू, पीएसयू मतलब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को अलाउ देम टू मेक इन्वेस्टमेंट अप टू 1 करोड़ विद सर्टन विदाउट सेंट्रल अप्रूवल। ठीक है, अगला कहता है अब इन कंपनीज को क्या बेनिफिट होगा, मान लो मेरी कोई XYZ कंपनी है या फिर जो IRDA कंपनी है, अब इनको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा, तो देखेंगे आप पहला बेनिफिट क्या मिलेगा, समझते हैं। कहता है दीज कंपनीज अब ये क्या कर सकती हैं, इन्वेस्ट कर सकती हैं अपने नेट प्रॉफिट का कितना कितना कर सकती हैं 30% एनुअली, प्रोवाइडेड इट रिमेन अंडर 1 करोड़ रुपीज 1 करोड़, एंड कैन पार्टिसिपेट इन जॉइंट वेंचर्स अलायंसेज एंड एस्टैब्लिश फॉरेन सब्सिडरीज। तो क्या कर सकती हैं, पार्टिसिपेट कर सकती हैं किसी भी जॉइंट वेंचर पे, जॉइंट वेंचर मतलब जब दो लोग मिलकर कोई काम कर रहे होंगे, उसके अलावा किसी के साथ अलायंस बना सकती है, गठन कर सकती है अपना, और साथ ही साथ फॉरेन सब्सिडरीज को भी ओपन कर सकती है। क्लियर हो गया आपके पास। कहता है टू क्वालिफाई फॉर नवरत्ना स्टेटस एक कंपनी के पास ऑलरेडी कौन सी कैटेगरी होनी चाहिए, तो मिनी रत्न कैटेगरी 1 होनी चाहिए, और किसके अंदर ऐड होना चाहिए, वो शेड्यूल ए ऑफ CPSE। मैंने अभी आपको शुरू में ये बात क्लियर करी थी। ठीक है, तो अगर आपने पिछला करंट अफेयर नहीं देखा है उसको देखिए, मैंने वहाँ पे तीनों की कैटेगरी बताई थी डिटेल में कि मिनी रत्ना बनने के लिए क्या चाहिए, नवरत्ना बनने के लिए क्या चाहिए, और महारत्न कंपनी बनने के लिए क्या चाहिए। ठीक है, तो ये मैं वहाँ पर आपको करा चुकी हूँ। तो आई होप आपको पहली बात यहाँ तक समझ में आ चुकी होगी। ठीक है, तो जो भी कंपनी क्या कर लेती है, जो भी कंपनी को नवरत्ना का स्टेटस मिल जाता है वो क्या कर सकती है, दीज कंपनीज कैन इन्वेस्ट, वो इन्वेस्ट कर सकती है कितना परसेंट, अपनी नेटवर्थ का कितना परसेंट, 30% क्या कर सकती हैं, इन्वेस्ट कर सकती हैं। ठीक है, एंड प्रोवाइडेड इट रिमेन्स अंडर 1000 करोड़, और पार्टिसिपेट कर सकती हैं कहाँ पे, जॉइंट वेंचर्स अलायंसेज में, और क्या कर सकती हैं, फॉरेन सब्सिडरीज ओपन कर सकती हैं। क्लियर हो गया। और किसी को भी अगर नवरत्ना का स्टेटस चाहिए तो उसके पास ऑलरेडी कौन सा स्टेटस होना चाहिए, मिनी रत्न 1 का स्टेटस बाय डिफॉल्ट होना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया आपके पास पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। अब हम आगे बढ़ते हैं, और हाउसिंग मिनिस्टर कौन है, हरदीप सिंह पुरी, और अगर आपसे पूछा जाए कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कौन है, तो निर्मला सीतारमण आपके पास आंसर आता है। ठीक है, चलिए अगला आता है आपके पास यहाँ पे। अब देखिए बेटा, इससे क्या क्वेश्चन बन सकता है, बच्चे पूछ लेते हैं, तो इससे क्या क्वेश्चन बनेगा, 3 ऐसी कंपनीज हैं जिनको नवरत्ना स्टेटस दिया गया है, तो 4th ऑप्शन में कोई और लिख के दे देगा और तुमसे पूछ लेगा कि इनमें से कौन सी नहीं है। तो नहीं के लिए पहले हमेशा क्या पता होना चाहिए आपको कि कौन सी है। तो अगर आप पढ़ रहे हैं करंट अफेयर तो आप बिल्कुल जोड़ पाएंगे, समझ पाएंगे इसको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, सेकेंड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर पे आते हैं। सेकेंड आता है, कहता है इंडियाज मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज विद यूके लिटोरल ग्रुप। अब समझते हैं पहले चीज। ठीक है, अगर आपने पिछला करंट अफेयर पढ़ा है तो आपने जरूर सुना होगा कि चीफ ऑफ नेवी स्टाफ चेंज हो चुके हैं, अब राधा कृष्णन हरि कुमार नहीं है। कौन है अभी, तो आप मुझे बताएंगे क्योंकि आपने पिछले करंट अफेयर में बताया था मैंने आपको ये वाला, तो ये पॉइंट आपको क्लियर रखना है। कहता है इंडियन नेवी इंडिजीनियस स्ट्रेल्थ फ्रिगेट का मतलब होता है छुप के वार करने वाली इंडियन नेवल शिप, जिसका नाम क्या है, श्यादरी। अब आप में से जो ज्योग्राफी अच्छे से पढ़ रहा है उसे जरूर पता होगा कि श्यादरी जो है वो किसे कहा जाता है, तो श्यादरी वेस्टर्न घाट्स को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, वेस्टर्न घाट्स को। तो आप ज्योग्राफी के अंदर जब टॉपिक पढ़ते हैं, इंडियन ज्योग्राफी पढ़ते हैं, और इंडियन ज्योग्राफी के अंदर जब आप इंडिया के घाटों को पढ़ते हैं तो 2 घाट आते हैं, यहाँ पे आता है ईस्टर्न घाट और यहाँ कौन सा आता है, वेस्टर्न घाट। तो जब आप इनको पढ़ते हैं तो आपको समझ में आता है कि इस वेस्टर्न घाट को क्या कहा जाता है, श्यादरी। क्या कहा जाता है, श्यादरी। तो अब ऐसे याद रख लेंगे। तो INS जिसका नाम है श्यादरी पार्टिसिपेटेड इन मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज, किसके साथ हुई है ये,
तो यूके के साथ हुई है, आपको याद रखना है। और कहाँ पर हुई है तो ये आप क्लियर रखेंगे, कहाँ पर हुई है तो वहाँ पे लिखा हुआ है। अच्छा, मतलब अब उनकी तरफ से कौन सी शिप पार्टिसिपेट कर रही है वो याद नहीं भी रहेगा चलेगा, पर अपनी वाली बहुत क्लियर रखनी पड़ेगी आपको कि अपनी वाली हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। अगला कहता है INS सह्याद्री वॉज ऑफिशियली कमीशनड, ये कब बनी थी अपने पास, 21 जुलाई 2012 को। और ईस्टर्न नेवल कमांड कहाँ पर बनी थी, विशाखापट्टनम, ठीक है, याद रखेंगे आप। एट प्रेजेंट हमारे पास कितने स्टेल्थ मतलब छुप के वार करने वाले कितनी अपने पास ये शिप हैं, तो उसमें से कितनी कितनी है तो आपको याद रखना है 3। 3 में से अगर हम बात करें तो एक कौन है, INS शिवालिक। और शिवालिक किसे कहा जाता है, जो माउंटेन की आउटर मोस्ट रेंज है, किसे कहा जाता है बच्चे, जो माउंटेन की आउटर मोस्ट रेंज है उसे क्या बोला जाता है। जब आप पहाड़ पढ़ते हैं तो आप पढ़ते हैं ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय, आउटर हिमालय, उसी आउटर हिमालय को आप क्या कह देते हैं, शिवालिक कह देते हैं। और इसी शिवालिक से एक और क्वेश्चन बनता है कि शिवालिक को और किस नाम से जानते हैं, तो क्या कहा जाता है, मानक पर्वत इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मानक पर्वत कहा जाता है किसको, शिवालिक को। क्लियर हो गया। सह्याद्री मैंने आपको बता दिया, सह्याद्री किस घाट को कहा जाता है, वेस्टर्न घाट्स को क्या कहा जाता है, तो आप क्या कहा जाता है, सह्याद्री कहा जाता है, ठीक है। अगला आपके पास एक और नाम लिखा हुआ है जिसका नाम क्या लिखा है यहाँ पे, INS सतपुरा। और अगर आप सबको पता हो तो सतपुरा भी रेंज है, और ये रेंज कहाँ की है, तो ये रेंज कहाँ की है, सेंट्रल इंडिया की। तो सेंट्रल इंडिया की जो पहाड़ों की चेन है उसका नाम क्या है आपके पास, तो उसका नाम है सतपुरा। क्या नाम है, सतपुरा। पेपर में क्या क्वेश्चन आया है सतपुरा से, सतपुरा की हाईएस्ट पीक का नाम बताइए। क्या टिक करके आएंगे आप अपने पेपर पे, आप टिक करके आएंगे धूपगढ़। क्या टिक करके आएंगे आप, धूपगढ़। तो अगर आपसे पूछा जाए सतपुरा की हाईएस्ट पीक का नाम क्या है तो आप टिक करेंगे, क्या टिक करके आएंगे आप वहाँ पर, कौन सा इसका हाईएस्ट पीक आपके पास, धूपगढ़। क्लियर हो गया। तो कौन सी शिप ने पार्टिसिपेट करा है इंडिया से, तो आपको याद रखना है INS सह्याद्री ने। किसने पार्टिसिपेट करा है, INS सह्याद्री ने यहाँ पर पार्टिसिपेट करा है। आई थिंक क्लियर हो गया आपके पास यहाँ पे। और अभी आप मुझे बताएंगे कि इंडिया के नेवल चीफ कौन है, ये चेंज हो चुके हैं, मैंने आपको बताया था पिछले करंट अफेयर पे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आता है। अगला आता है अपने पास यहाँ पे, RBI लेड डाउन सम कंडीशन फॉर SFBs to universal banks like these SFBs must have minimum paid up to, अभी देखो सब कुछ लिखा हुआ है, समझते हैं इस बात को भी, ठीक है। देखिए बच्चा, एक्चुअली में जो स्मॉल फाइनेंस बैंक होते हैं, अब यहाँ पे RBI क्या कह रहा है, RBI ने एक फ्रेमवर्क तैयार करा है पूरा का पूरा, जिसमें बोला है कि हम चेंज करेंगे, ट्रांजिशन कर देंगे किसका, जितने भी स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं उनको चेंज करेंगे किसमें, यूनिवर्सल बैंक्स में क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि SFBs होती मतलब है क्या, या कौन कौन सा एग्जाम्पल आता है इसका। तो आपने कभी सुना है, जैसे अगर आपने ICICI सुना हुआ है, आपने HDFC सुना हुआ है, क्या आपने सुना है कभी जन लक्ष्मी बैंक या उज्ज्वला बैंक, इस तरीके से नाम सुने हैं। तो ये छोटे छोटे इंस्टीट्यूशंस जो आपको क्या करते हैं, लोन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, उन्हें आप क्या नाम देते हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक आप उनको नाम देते हैं। तो क्या कहता है यहाँ पे, देखो पहले ये पढ़ लेते हैं फिर इसको पढ़ते हैं। देखिए क्या कहता है, कहता है स्मॉल फाइनेंस बैंक्स वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं दैट विल प्रोवाइड फाइनेंशियल सर्विसेज टू द अनसर्व्ड एंड अनबैंक्ड रीजन ऑफ द कंट्री। तो एक्चुअली में स्मॉल फाइनेंस बैंक का कंसेप्ट कहाँ से आता है, समझिए इस बात को। ये कंसेप्ट आता है कहाँ से, तो ये आता है आपके पास फाइनेंशियल इंक्लूजन से, ठीक है। अब ये फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या हो गया, क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब हो गया कि जितने भी रिमोट एरियाज हैं इंडिया के जहाँ पर बैंकिंग की फैसिलिटी नहीं है, जहाँ पे बैंक फैसिलिटी प्रॉपर नहीं है या लोगों को जागरूक नहीं है, वहाँ पे उन तक फाइनेंशियली मतलब उन तक बैंकों को पहुंचाना, इसे क्या कहा जाता है, फाइनेंशियल इंक्लूजन कहा जाता है। इसी के अंदर क्या बनाए गए थे, तो आपको याद रखना है स्मॉल फाइनेंस बैंक इसके अंदर बनाए गए थे, जिनका काम क्या है, सर्विसेज प्रोवाइड करना किन जगह पे, जहाँ पे सर्विसेज नहीं है, जहाँ पे अनबैंक्ड रीजन है कंट्री के। इनको स्टैब्लिश किया गया था अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 और गवर्न बाय द, कौन इन्हें गवर्न करता है, RBI एक्ट 1934 और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। तो पहले ये क्लियर हो गया। अब क्या बोल रहा है,
इनको कन्वर्ट करके यूनिवर्सल बैंक बनाया जाएगा, मतलब इनकी पावर को, इनकी हर चीज़ को बढ़ाया जाएगा। क्या होगा इससे? अब ऐसा करने के लिए क्या क्या चाहिए इन स्मॉल फाइनेंस बैंक के पास? इनका मिनिमम कैपिटल कितना होना चाहिए भाई? 1000 करोड़। साथ ही साथ आपका जो परफॉर्मेंस है, जो आपका ट्रैक रिकॉर्ड है, वो कितने सालों के लिए भाई अच्छा चाहिए? यहाँ पे 5 सालों के लिए। अगर और भी बहुत सारे क्राइटेरिया हैं कि आप स्टॉक एक्सचेंज के अंदर रजिस्टर्ड होने चाहिए, नेट प्रॉफिट रहा कितना आपका, तो ये और भी पैरामीटर्स हैं, पर ये कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं, ये आपको ध्यान पे रख के यहाँ पर चलने हैं। क्लियर हो गया? तो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स को क्या बनाने की बात की जा रही है? यूनिवर्सल बैंक बनाने की बात की जा रही है। किसके द्वारा? आरबीआई। चलिए, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? हम 100 बार इस चीज को पढ़ चुके हैं, 1935 में, ठीक है। और अगर इसका हेडक्वार्टर पूछेगा तो क्या टिक करेंगे आप? इसका हेडक्वार्टर आप टिक करेंगे मुंबई, महाराष्ट्र, ठीक है। और अगर हमसे पूछा जाए अभी कौन है अपने पास यहाँ पे गवर्नर कौन है, तो आप क्या टिक करेंगे? शक्तिकांत दास। क्या टिक करेंगे आप? शक्तिकांत दास आते हैं कौन अपने पास अभी? गवर्नर। और प्लस अगर हमसे पूछा जाए पहले कौन थे, तो सबसे पहले कौन थे, तो आपको याद रखना है ऑसबॉर्न स्मिथ थे पहले आरबीआई के गवर्नर। और अगर आपसे इंडियन पूछे जाएं तो इंडियन आंसर होगा सीडी देशमुख। सीडी देशमुख क्या थे अपने पास? पहले इंडियन गवर्नर थे किसके? आरबीआई के। ये बार बार रट्टा मार मार के आप पढ़ चुके हैं, फर्स्ट पेपर में आता है, टिक हो जाएगा आराम से और कोई दिक्कत नहीं आएगी पेपर में टिक करने में भी, ठीक है। चलिए अगला करंट अफेयर देखते हैं, इसके बाद अगले करंट अफेयर के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। चलिए अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके पास कौन सा आता है? देखिए स्पोर्ट्स से भी पेपर में क्वेश्चन आना ही है। हाँ, एक चीज़ जब मैं आपको ये बता रही थी ना अभी कि स्टेट के लिए कौन कौन सा पढ़ना है, तो उसमें एक स्पोर्ट्स भी आप जरूर ऐड करेंगे, ठीक है। देखिए कहता है यहाँ पे, अब इनके बारे में बात कर लेते हैं। आईसीसी, सबको पता है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल हैज नेम्ड फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर युवराज सिंह किसके एम्बेसडर बनने जा रहे हैं? तो जो आईसीसी मेंस T20 है, जो कि इंटरनेशनल वर्ल्ड कप 2024, जो कि कौन होस्ट करेगा? यूएसए करेगा एंड द वेस्ट इंडीज करेगा। कब? 1 से लेकर 29 जून 2024 का। इसका एम्बेसडर किसे चुना गया है? युवराज सिंह को चुना गया है। ये पॉइंट आपको यहां पर क्लियर रखना है। कहता है युवराज सिंह ज्वाइन वेस्ट इंडीज क्रिकेटर क्रिस गेल, इनको तो पता ही है आपको, ठीक है, एंड द जमैकन एथलीट उसेन बोल्ट एज द फर्स्ट एम्बेसडर ऑफ 2024 T20 वर्ल्ड कप। तो ये बिल्कुल वैसे इंपॉर्टेंट हो गया करंट अफेयर आपके पास, आपको पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ पर इसके बारे में बात की जा रही है, ठीक है। अब आईसीसी की बात कर लेते हैं। आईसीसी की जब आप बात करते हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसके हेडक्वार्टर हमें कहाँ देखने को मिलते हैं? तो इसके हेडक्वार्टर हमें देखने को मिलते हैं दुबई में। कहाँ पर मिलते हैं? याद रखना है आपको, दुबई में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो याद रखेंगे 15 जून 1909 को इसकी स्थापना यहाँ पर की गई थी, ठीक है। चलिए अब एक एसएससी का क्वेश्चन है, आप मुझे यहाँ से बताएंगे कि कौन कौन से कप्स एसोसिएटेड हैं किसके साथ? क्रिकेट के साथ। जैसे मैंने आपको ऊबर कप बताया है, थॉमस कप बताया है, दुरंत बताया हुआ है, वैसे आप मुझे बताएंगे कि इसके साथ, क्रिकेट के साथ कौन कौन से कप एसोसिएटेड है। एक तो मैं ही आपको बताती हूँ, रणजी, ठीक है, आप मुझे बताएंगे बाकी वाले, ठीक है। चलिए अब अगला आता है आपके पास यहाँ पे सानिया मीर, फॉर्मर, अच्छा इसी के साथ बेटा अगला एक और करंट इसी के साथ जुड़ रहा है। कहता है सना मीर फॉर्मर पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेटर, इनको क्या बनाया गया? एम्बेसडर बनाया गया है। किसका? तो याद रखेंगे वुमेन्स टीम का। और मेन टीम का कौन बने अपने पास वहां पे? युवराज सिंह, आपको क्लियर रखना है, ठीक है। और इसको कौन होस्ट, ये कहां पर होने वाला है? अबू धाबी में, याद रखना है आपको। और कब से कब तक? तो 25 से लेकर 7 मई 2024 तक, ठीक है। अगला आईसीसी के चेयरमैन ग्रेग बार्कले, और मैंने अभी आपको बता दिया हेडक्वार्टर कहां पर है? दुबई। कहां पर आ जाते हैं? यूएई में। और प्लस इसकी स्थापना कब हुई थी? तो मैंने अभी आपको यहां पर क्लियर करा था, 15 जून 1909 को इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। चलिए हो गया आपके पास। अगला देखते हैं, अगला करंट अफेयर देखेंगे इसके बाद क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए कहता है यहाँ पर अगला, शैन वेटसन बुक द विनर्स माइंडसेट, ठीक है। अब ये एक ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर है जिनका नाम क्या आता है? शेन रॉबर्ट वेटसन। तो अब पेपर में एक क्वेश्चन और बनता है आपके पास बुक्स एंड ऑथर से। तो एक तो पुरानी आपको पढ़ के ही जानी है जो हिस्ट्री के अंदर है, प्लस आपको क्या कवर करनी है? ये वाली भी कवर करके जानी है। कहता है इन्होंने नई बुक पब्लिश करी है जिसका नाम क्या है? द विनर्स माइंडसेट। और ये पब्लिश किसने करी है? तो हार्पर कॉलिन पब्लिशर ने इसे
एस्टैब्लिश करा है। और अगर हम बात करें तो ये इनकी मेंटल जर्नी के बारे में पूरी की पूरी बताती है कि इन्होंने अपने करियर में क्या क्या सीखा और उस लेसन को वो किस तरीके से आने वाली जनरेशन को क्या करेंगे, पास ऑन करेंगे। ठीक है, तो सीधा सीधा करंट अफेयर है, कोई ज़्यादा घुमाने वाली बात नहीं है इसके अंदर, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, चलिए अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखते हैं इसके बाद का क्या बोल रहा है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। चलिए अगला आता है आपके पास यहाँ पे, अगला इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, देखिए क्या कहता है द डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर। अब ये हमारे लिए तो नहीं है, जो गवर्नमेंट सर्वेंट है उनकी यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, कहता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल एंड पब्लिक ग्रीवियंसेस एंड पेंशंस। तो पहले तो आपको याद रखना है ये डिपार्टमेंट किसके पास है अभी, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास है। इन्होंने इंटीग्रेटेड पेंशनर पोर्टल को लेकर आया है ऑफ बैंक ऑफ इंडिया। समझिए पहला तो जब आप पेंशनर्स की बात करते हैं, यहाँ पे क्या करने की कोशिश की जा रही है कि जो पेंशन्स हैं उनको डिजिटलाइज किया जाए। मतलब जो लोग हैं, जो पेंशन अधिकारी हैं, वो अपने ऑनलाइन ट्रैक को रिकॉर्ड कर सकें, चीज़ों को देख सकें, क्या पेंशन आ रही है, कितना पैसा कट रहा है, जो भी उनकी जो इंक्वायरी होती है, सैलरी स्लिप जो होती है या जो पेंशन स्लिप होती है, सॉरी, उसको पूरा का पूरा क्या कर सकें, वो देख सकें। ठीक है, प्लस उसके अलावा वो क्या कर सकें, अगर हम बात करें यहाँ पे तो पूरी स्लिप को चेक कर सकें, उसके साथ साथ उसके स्टेटस को चेक करें, जो लाइफ सर्टिफिकेट्स होते हैं, सारी चीज़ों को वहाँ पर कवर कर सकें। इसके लिए इसको लाया जा रहा है। कहता है यहाँ पे दिस इज इन द लाइन विद द एफर्ट ऑफ DOPPW टू इंटीग्रेट पेंशन पोर्टल फॉर ऑल 17 पेंशन डिसबर्सिंग बैंक। तो कितने बैंक यहाँ पेंशन प्रोवाइड कर रहे हैं, 17, और इसके अंदर क्या दिया जाएगा, मतलब ईजी तरीके से आप क्या कर लें, अपनी पेंशन को क्या कर सके, ले सके। कहता है इसके लिए एक पोर्टल भी है पहले से, जिसका नाम है भविष्य पोर्टल एंड इंटीग्रेटेड ऑनलाइन पेंशन सेक्शन एंड पेमेंट ट्रैकिंग सिस्टम वॉज मेड मैंडेटरी फॉर द ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2017। तो ये बिल्कुल हर सरकारी, जब कल को आपकी सरकारी नौकरी लग जाएगी तब आप देखेंगे आपका नाम भी इसी के अंदर ऐड किया जाएगा, ताकि एक ही तरीके से सारा के सारे पेंशन वाली चीज़ों को सॉल्व किया जा सके। ठीक है, अगला द एम इज टू इंश्योर पेमेंट ऑफ ऑल रिटायरमेंट ड्यूज एंड डिलीवरी ऑफ पेंशन पेमेंट ऑर्डर टू रिटायरिंग एम्प्लॉयज़ ऑन द डे ऑफ रिटायरमेंट। और इसकी अगर हम बात करें तो बैंक ऑफ इंडिया के हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मुंबई महाराष्ट्र में। टैगलाइन क्या है इसकी, रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग। तो एक पॉइंट आपको और यहाँ क्लियर रखना है कि ये जो इंटीग्रेटेड पेंशनर पोर्टल खोला गया है, ये किसकी मदद से ओपन किया गया है, बैंक ऑफ इंडिया की मदद से। ठीक है, पर काम वही है पूरा का पूरा जो चलता आ रहा है अपने पास। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहां पर दिखता है आपको, मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर हमें देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर कहता है इंडिया की जेम और जो ज्वेलरी सेक्टर है उसको AEO का स्टेटस मिला है। किससे, फाइनेंस मिनिस्ट्री से क्या मिला है यहाँ पर, AEO का क्या मिला है यहाँ पे, स्टेटस मिला। ठीक है, इस स्टेटस से क्या क्या मदद हो जाएगी, तो ये स्टेटस मदद करेगा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में, उसके अलावा कार्गो रिलीज टाइम होता है उसमें, रेजोल्यूशन में, उसके अलावा सर्विस टैक्स, सेंट्रल टैक्स, जो भी टैक्सेस लगते हैं। इन शॉर्ट आप ऐसा समझ सकते हैं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में बहुत ज़्यादा मदद हो जाएगी। देखते हैं क्या कहता है। कहता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, अभी आपको बताया था निर्मला सीतारमन, उन्होंने ऑथराइज करा है ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर स्टेटस, किसको दे दिया, जेम और ज्वेलरी सेक्टर को दे दिया गया है। EEO प्रोग्राम वाज इंट्रोड्यूस्ड, अब इसे कब इंट्रोड्यूस किया गया था, तो याद रखना है 2011 में। किसके द्वारा, कस्टम डिपार्टमेंट के द्वारा, ताकि क्या किया जा सके, बिजनेस को आराम से किया जा सके, टाइम को सेव किया जा सके, कॉस्ट को कम किया जा सके, और एक्सपोर्ट किसके लिए, फॉर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज। कहता है अब इसमें भी एक अवार्ड भी मिला है AEO के अंदर, वो कौन है, तो याद रखना है एशियन स्टार। कौन है, एशियन स्टार क्या है आपके पास, एक लीडिंग डायमंड कंपनी है और डायमंड ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर है, जिसको AEO का स्टेटस यहाँ पर दिया गया है। और क्या इससे बेनिफिट होने वाला है, मैंने अभी आपको बता दिया, इससे ग्लोबल ट्रेड, मैंने आपको बता दिया, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हो जाएगा, इंटरनेशनल सप्लाई सिक्योरिटी और लेजिटिमेट ट्रेड हमें देखने को यहाँ से मिलेगा, और टैक्सेस में भी रियायत मिलेगी। बहुत सारे चेंज हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया आपके पास। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, अगला
अब पुरानी अगर शीट तुम्हारे पास है तो तुम थोड़ा सा कनेक्ट कर पाओगे, क्योंकि ये पिछले करंट अफेयर में था कि जो 26 नंबर की वर्ल्ड एनर्जी कांग्रेस है वो कहाँ होने वाली है, तो वो कहाँ पर होने वाली थी, रॉटरडैम नीदरलैंड्स में होने वाली है, अगर आपने पिछला करंट अफेयर पढ़ा है तो। चलिए पढ़ लेते हैं इसको भी। कहता है जो 26 नंबर का जो वर्ल्ड एनर्जी कांग्रेस है वो कहाँ पर हुआ है, रॉटरडैम नीदरलैंड्स में, और किस थीम के अंदर हुआ है, रीडिजाइनिंग एनर्जी फॉर पीपल एंड प्लैनेट। इसे होस्ट किसने करा है, वर्ल्ड एनर्जी काउंसिल ने, और वर्ल्ड एनर्जी काउंसिल नीदरलैंड ने, और मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक अफेयर क्लाइमेट पॉलिसी कहाँ की, रॉटरडैम की। कहता है अब यहाँ पे समझना है आपको कि कौन कौन यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहा है और क्या क्या चीजें हैं। देखिए कहता है प्रदीप कुमार दास चेयरपर्सन एमडी हैं किसके, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी के। याद करिए अभी अगर आप थोड़ा सा करंट अफेयर कनेक्ट कर पा रहे होंगे तो अभी हमने थोड़ी देर पहले ही यहाँ पे क्या चीज पढ़ी थी, याद करो। अभी हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में कौन सा करंट अफेयर पढ़ा, पहला वाला करंट अफेयर पे चलिए जरा सा, ठीक है। क्या पढ़ा था आपने, IREDA। अब जरा सा IAS वाले करंट अफेयर पे क्या पढ़ा अभी आपने यहाँ पे, IRDA के चेयरमैन कौन आ रहे हैं आपके पास यहाँ पे, क्या नाम है उनका, प्रदीप कुमार दास। इन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट करा है इस 26वीं काउंसिल के अंदर। कहता है ADB ने कंफर्म करा है अपनी कमिटमेंट को कि वो क्या करेगी, प्रॉस्परस, इंक्लूसिव, रेजिलिएंट, सस्टेनेबल एशिया पैसिफिक थ्रू स्ट्रैटेजी 2030 फोकसिंग ऑन स्पेशल 7 प्रायोरिटीज। अब वो 7 प्रायोरिटीज कौन कौन सी हैं, तो क्या क्या लिखा है वहाँ पे, एजुकेशन, उसके बाद क्या लिखा है आपके पास यहाँ पे, एनर्जी, फाइनेंस, हेल्थ, ट्रांसपोर्ट, अर्बन और वाटर। हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसके, लंदन UK में, याद रखना है आपको। और WEC इंडिया भी है, ठीक है, तो आपको याद रखना है हम भी इसके मेंबर है, इस काउंसिल के मेंबर हैं। कब, 1924 में हम यहाँ पर बन चुके थे। और किस डिपार्टमेंट के अंदर आता है ये, तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर ये आता है, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन निकालते हैं, ठीक है। अगर आपको याद हो तो आपने पिछले ही करंट अफेयर में पढ़ा था डॉक्टर सुल्तान, ठीक है, सुना था इनका नाम कि नहीं सुना था, शीट निकालिए अपने पास, आपने पढ़ा, आपके पास पढ़ा हुआ करंट अफेयर है ये, तो अगर आपको याद हो तो डॉक्टर सुल्तान अहमद जबेर करके आपने पढ़ा था, शायद अल जबेर करके आपने इनका नाम पढ़ा था, और याद हो अगर आपको तो इनको COP जो आपने पढ़ी थी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी के अंदर, इनको क्या मिला था यहाँ पे, तो ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन अवार्ड मिला था इसी करंट अफेयर के अंदर जो आप पढ़ रहे हैं पहले, ठीक है। अगर पिछला करंट अफेयर शीट देखेंगे तो कनेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि पिछले वाले करंट अफेयर से बहुत ज्यादा मिलते जुलते हैं इस बार के करंट अफेयर, ठीक है। चलिए हो गया आपके पास ये वाला भी, आगे बढ़ते हैं। अगला आता है न्यू मेंबर्स ऑफ नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन। ध्यान देंगे, ठीक है। देखिए जो स्टैटिस्टिकल कमीशन है उसके अंदर कुछ नए मेंबर्स को क्या किया गया है, ऐड किया गया है। देख लेते हैं यहाँ पे किसके बारे में क्या क्या बातें बोली जा रही है, ठीक है। देखिए कहते हैं मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। पहला तो क्वेश्चन ही हमारा दिमाग में आ जाना चाहिए कि कौन है इसके मिनिस्टर, तो कौन है इसका आंसर आप टिक करेंगे, राव इंद्रजीत सिंह। क्या टिक करेंगे आप यहाँ पे, राव इंद्रजीत सिंह इसका आंसर आपके पास आता है। कहता है हैज अपॉइंटेड अ गणेश कुमार देवशीष कुंडू एज अ मेंबर ऑफ नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन। आप मुझे बताएंगे हम नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे कब मनाते हैं, आप मुझे बताएंगे इसके बारे में। कहता है टोटल स्ट्रेंथ ऑफ मेंबर कितनी है, यहाँ पर 5 है, आपको याद रखना है। NSC का गठन कब किया गया था, 2005, पर यह बना कब था, मतलब काम कब से कर रहा था, 2006 से। और किसकी रिकमेंडेशन से NSC को बनाया गया था, तो रंगराजन कमेटी, मतलब कमेटी का नाम, कमेटी के हेड थे ये, जो कि पहले बोलने का मतलब है पुराने क्या है, RBI गवर्नर थे। और एट प्रेजेंट अभी कौन थे इसके पार्ट टाइम मेंबर, तो आपको याद रखना है राजीव लक्ष्मण करंदीकर थे, पर अब कौन बन चुके हैं, गणेश कुमार और देवशीष कुंडू। ये बात आपको यहाँ पर क्लियर रखनी है, ठीक है। तो आप याद रखेंगे इसको, बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये करंट अफेयर अपॉइंटमेंट वाला, ठीक है। चलिए अगला आता है पाकिस्तान के डिप्यूटी PM बने हैं। पाकिस्तान के तो चलो अभी क्या ही न्यूज़ पढ़ लेते हैं, पर चलो पढ़ लेते हैं। कहता है मोहम्मद इश्कदार, ठीक है, इनके नाम में भी देखो इश्क पिशक ज़्यादा होता है ना। मोहम्मद इश्कदार हु इज़ प्रेजेंटली सर्विंग एज द मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स, इनको क्या बनाया गया है वहाँ पे, डिप्यूटी PM बनाया गया है। ही बिकम द फर्स्ट डिप्यूटी PM ऑफ पाकिस्तान। किसके बाद यहाँ पे, तो परवरिज एलाही के बाद, जो 2012 से 13 क्या कर रहे थे, सर्व कर रहे थे, पर अब ये अब बने हैं। और ही बिलोंग्स टू पाकिस्तानी मुस्लिम लीग नवाज पार्टी के से, ठीक है। चलिए अब यहाँ से थोड़ा सा क्वेश्चन निकालते हैं। देखिए अगर आपको याद हो तो हम आपको बताते हैं कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कब बनी थी, बताएंगे आप मुझे जरा सा।
पता हो किसी को आप में से? नहीं पता है तो सुन लेंगे इसको। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो आपको याद रखना है 30 दिसंबर 1906, क्योंकि जब पार्टीशन ऑफ बंगाल किया गया तो ये पगले बहुत खुश हो गए थे कि भाई हमें तो अलग कर दिया, हम तो बिल्कुल अब देश बनाएंगे, ये सब करेंगे। चलो अभी आइडिया तो नहीं आया था पर धीरे धीरे आ ही जाएगा। तो आपको याद रखना है 1906 में इसका गठन क्या किया गया था। और आपको और एक चीज याद रखनी है, इसी मुस्लिम लीग ने एक डिमांड करी थी। वो डिमांड क्या थी? सेपरेट इलेक्टोरेट। क्या डिमांड करी थी यहाँ पे? सेपरेट इलेक्टोरेट। क्या होता है सेपरेट इलेक्टोरेट? मतलब मुस्लिम कैंडिडेट ही मुस्लिम बंदे को क्या करेगा? वोट डालेगा। ठीक है, क्लियर हो गया आपके पास? यहाँ पे सेपरेट इलेक्टोरेट भी किसने मांगा था? इन्होंने ही मांगा था। और ये सेपरेट इलेक्टोरेट कौन से काउंसिल एक्ट में आया था? तो कौन से में आया था? इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 में। पढ़ के देखिए, मॉडर्न हिस्ट्री में सारी चीज़ें आपको कराई गई हैं, वहाँ पे आप समझेंगे इस बात को। ठीक है, और दूसरा एक पॉइंट और आप और एक चीज़ याद कर सकते हैं कि द टर्म पाकिस्तान, वैसे पाकिस्तान टर्म तो नहीं दी थी, वैसे टर्म क्या थी? पाकिस्तान थी। द टर्म पाकिस्तान वॉज गिवन बाय, क्या टिक करेंगे आप पेपर में? द टर्म पाकिस्तान वॉज गिवन बाय चौधरी रहमत अली। किसने दी थी ये टर्म? तो चौधरी रहमत अली ने ये टर्म दी थी। कौन सी वाली? पाकिस्तान। तो आपको यहाँ पर क्लियर रखना है। ठीक है, और पाकिस्तान था, पाकिस्तान नहीं था। पी से पंजाब था, अफगानिस्तान, कश्मीर, सिंध और तान लिया गया था बलोचिस्तान से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, चलिए अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर कहता है आर्चरी वर्ल्ड कप स्टेज 1। अब ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, देख लेते हैं इसके बारे में और क्या क्या इसके साथ जुड़ेगा हमारे लिए, हमारे करंट अफेयर में क्या क्या इंपॉर्टेंट रहेगा पेपर के लिए, इसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं। कहता है इंडिया ने टॉप करा है यहाँ पे। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो ये आएगा, ये हो कहाँ रहा है? तो ये कहाँ पर हो रहा है? शंघाई चाइना में हो रहा है। इंडिया को कितने मेडल मिले यहाँ पे? 8, जिसमें से 5 गोल्ड है, 2 सिल्वर है, 1 ब्रॉन्ज है। क्लियर रहेगा आपको? कहता है साउथ कोरिया और स्पेन फिनिश्ड। अब इनका क्या रैंक है यहाँ पे? सेकंड और थर्ड, क्योंकि पहला किसका है? इंडिया का है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, कहता है इट वाज इंडियाज हाईएस्ट नंबर ऑफ गोल्ड मेडल एंड द हाईएस्ट मेडल टैली एट अ सिंगल वर्ल्ड कप स्टेज। पहला नाम देखिए किसका नाम आता है? पहला नाम आपके पास आया ज्योति सुरेखा वेनम। तो पहला क्वेश्चन बन जाएगा कि ये किस राज्य से बिलोंग करती हैं? तो क्या टिक करेंगे आप यहाँ पे? ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? आंध्र प्रदेश से बिलोंग करती हैं। कहता है वॉन 3 गोल्ड मेडल्स इंक्लूडिंग द इंडिविजुअल गोल्ड मेडल इन द वुमेन्स कंपाउंड इंडिविजुअल इवेंट। तो पहला तो आपको ये क्लियर हो गया। क्या नाम आएगा इनका? ज्योति सुरेखा। क्या नाम आएगा? ज्योति सुरेखा। और ये कहां से बिलोंग करती हैं? आंध्र प्रदेश से। अगला कहता है ज्योति के साथ आदिति गोपीचंद स्वामी और परनीत कौर, 2 नाम आ गए आपके पास। आदिति गोपीचंद स्वामी और परनीत कौर दोनों कहां से हैं? दोनों कहां से बिलोंग कर रही हैं? महाराष्ट्र से। तो ये भी आपको क्लियर रखना है। इन्होंने भी गोल्ड जीता है वुमेन कंपाउंड टीम के अंदर। शी ऑल्सो वॉन द गोल्ड मेडल इन मिक्स्ड कंपाउंड टीम अलॉन्ग विद अभिषेक वर्मा। क्या नाम आया आपके पास अगला यहाँ पर? अभिषेक वर्मा। उसके बाद कहता है इंडिया का जो मेन टीम है उसमें कौन कौन है? धीरज बोम्मा देवावारा, तरुणदीप राय, प्रवीण जाधव। इनको किस टीम में मिला है? तो मेन की जो टीम है उस पे यहाँ पर इनको ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, तो ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये आपके पास कहाँ से आते हैं? आंध्र प्रदेश। याद रखेंगे आप। धीरज कहाँ से आते हैं आपके पास? तो आप याद रखेंगे आंध्र प्रदेश। उसके अलावा तरुणदीप राय कहाँ से आते हैं? सिक्किम टिक करेंगे आप। और ये वाले प्रवीण जाधव जो है वो कहाँ से आते हैं? महाराष्ट्र से। तो ये पॉइंट आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे। कहता है इट वॉज इंडियाज फर्स्ट वर्ल्ड कप मेंस रिकर्व टीम गोल्ड आफ्टर 14 ईयर्स। प्रीवियसली किसने जीता था? राहुल बनर्जी, जयंता तालुकदार और तरुणदीप राय ऑफ इंडिया। इनको क्या मिला था? पहले ये मिला हुआ था। ठीक है, कहता है अगर हम बात करें इसके 4 स्टेज होने वाले हैं। ध्यान दो जरा सा, अगर आप ध्यान दोगे तो ये कौन सा वाला वर्ल्ड कप वाला चल रहा है? तो ये चल रहा है स्टेज 1। इसका मतलब है स्टेज 2, स्टेज 3 अभी आगे कहीं होने हैं। तो पहला कहता है स्टेज 1, स्टेज 2 और फिर लास्ट में क्या होगा? फाइनल स्टेज होगी। स्टेज 2 कहां पर होगी?
ये याद करने वाले क्वेश्चन आए। यानच्योन कहाँ पर आएंगे, साउथ कोरिया। स्टेज 3 कब होगा, जून में, और याद रखना है कहाँ पर होगा, अंताल्या टर्की में, याद रखेंगे। और फाइनल कहाँ पर होगा, तो ट्लेक्सकाला, ये कहाँ पर आएगा, मेक्सिको में। तो ये स्टार मार्क करने वाले करंट अफेयर आ जाते हैं आपके पास, क्योंकि आप अपनी शीट पे से टिक करेंगे और स्टार मार्क करके लिखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, अच्छा डांस डे, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है जो नाचते हैं उनके लिए, ठीक है। क्या कहता है, देखिए, कहता है कब मनाया जाता है, 29 अप्रैल को, ठीक है। और आप सबको पता है डांस जो है वो लोगों को कनेक्ट कर पाता है, ठीक है। कैसे कनेक्ट कर पाता है, उनके पॉलिटिकल, कल्चरल, एथनिक बाउंड्री सबको, यूनिवर्सल की बात यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। एक फ्रेंच डांसर थे, उनकी बर्थ एनिवर्सरी के तौर पर इसे मनाया जाता है। क्या नाम था उनका, तो आपको याद रखना है, जीन क्या नाम आता है, हाँ, जीन जॉर्जेस नोवेरे, ठीक है, कि आप यहाँ पे याद रखेंगे। और इन्हें ग्रैंड फादर ऑफ बैलेट भी कहा जाता है। आपको पता है ना, बैलेट एक डांस फॉर्म है, ठीक है, उसे कहा जाता है। एंड द पायनियर ऑफ मॉडर्न बैलेट भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आता है आपके पास, ट्रांसशिपमेंट पोर्ट। अब आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, समझिए। समझिए, 2 मिनट दो, मैं जरा से यहाँ पे कहीं बना के दिखाऊँ आपको। चलो यहीं पे बनाती हूँ, ठीक है। देखो जरा सा ध्यान देना, ताकि आपको ट्रांसशिपमेंट, अब फिर ये करंट अफेयर बाय डिफॉल्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। समझोगे तो ये वाला करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। देखो क्या है, समझते हैं इस बात को। देखिए, अगर आपने थोड़ा सा वर्ल्ड का मैप थोड़ा सा अगर आपको पता हो तो इमेजिन करिए, यहाँ कहीं पे अपने पास क्या आ जाता है, यूरोप आ जाता है, ठीक है। इधर कहीं पे अपने पास कौन सा कॉन्टिनेंट आ जाता है, अफ्रीका। और अगर आप इधर से थोड़ा सा देखें तो यहाँ पर एक गल्फ आता है जिसका नाम क्या आता है, पर्शियन गल्फ, ठीक है। इंडिया आज ट्रेड किस रूट से कर रहा है, इस रूट से ज़्यादा कर रहा है। और इधर देखें आप तो ये इंडिया का कौन सा आ गया, साउदर्न पार्ट आ गया, और नीचे श्रीलंका आ गया, ठीक है। अब समझिए, देखिए मान लेते हैं एक शिप यहां से चलना शुरू करती है, ठीक है। एक शिप क्या करती है, यहां से चलना शुरू करती है। अब ये शिप कंटेनर, मतलब ये जो शिप है ये बहुत बड़ी शिप है, बड़े जहाज है। और इन बड़े जहाज में एक कंट्री का नहीं, 3, 4, 5, 6, 7 कंट्री है, 7-8 कंट्रीज का क्या रखा हुआ है, सामान रखा हुआ है, ठीक है। अब ये शिप क्या करेगी, यहां से चलना शुरू करेगी और चलते 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 मान लो अब इसने कहाँ जाना है, इंडिया से आगे जाना है, इंडिया से इंडोनेशिया आगे आगे जाना है इसने, ठीक है। तो अब ये शिप यहां से चली और चलने के बाद क्या करा, ये कहां पर पहुंचेगी, इंडिया में पहुंचेगी। अब इंडिया में क्या करना पड़ेगा भाई, सामान उतारना पड़ेगा पूरा का पूरा। पर इंडिया के पास इस प्रकार का कोई बड़ा पोर्ट है ही नहीं जिसमें वो क्या कर सके, अपने इस सामान को उतार सके। तो वो क्या करेगी, हम क्या करते थे, श्रीलंका में एक कोलंबो का पोर्ट आता है, हम वहां पर अपने सामान को उतारते थे और वहां से छोटी छोटी शिप पे क्या करते थे, वहां से लेकर जाते थे। तो अब इसको समझते हैं इजी भाषा में। देखिए, मैं अपनी शिप यहाँ से चलती है, और ट्रांसशिपमेंट पोर्ट कौन से पोर्ट होते हैं मैं आपको समझाती हूँ। वो पोर्ट होते हैं कि जहां पे शिप क्या करेगी, स्टे करेगी, आपका सामान उतारेगी, स्टे करने के बाद यहां से फिर क्या करेगी, आगे की तरफ यात्रा चलाना शुरू करेगी। तो मतलब वहाँ वो पोर्ट है जहां बड़ी बड़ी जहां पे जो बड़ी शिप्स हैं, उन जिस कंट्री का वो सामान उतार कर और आगे दूसरी कंट्री में सामान देने जाती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, ट्रांसशिपमेंट पोर्ट कहा जाता है, ठीक है। तो इतने बड़े पोर्ट अपने पास थे नहीं, ये पहला बनने जा रहा है जो कि पेपर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया। वो कौन सा वाला आता है आपको समझना है, उसका नाम क्या है। देखिए, कहता है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग और वाटरवे ने अप्रूव कर दिया है क्या, कि अडानी ग्रुप जो कौन सा बना रही है, विजहिंजम पोर्ट जो है वो कहाँ पर है, केरला में। ये इंडिया का पहला ट्रांसशिपमेंट पोर्ट होगा, जो द ट्रांसफर ऑफ कार्गो बिटवीन शिप्स। क्लियर हो गया। तो ट्रांसशिपमेंट पोर्ट वो पोर्ट होते हैं जो बड़ी क्या कर सकते हैं, जहां पे बड़े जहाज आकर आपका सामान उतारने के बाद, स्टे करने के बाद यहां से आगे जा सकते हैं। क्लियर हो गया। तो कहता है ट्रांसशिपमेंट पोर्ट इज अ क्रूशियल हब होता है जहां पे कार्गो ट्रांसफर किया जाता है बड़े वेसल से, किसमें, छोटे वन में, और कहां पहुंचने से पहले, अपने फाइनल डेस्टिनेशन में पहुंचने से पहले। मतलब इस शिप ने इंडोनेशिया जाना था, बीच में साउथ अफ्रीका का भी सामान पकड़ाया, मतलब उनकी कंट्रीज का सामान पकड़ाया, फिर हमारे पास भी सामान पकड़ाया, फिर कहां पहुंचना था इसने, इंडोनेशिया पहुंचना था। इस तरीके से कहता है अराउंड 75% ऑफ इंडियाज ट्रांसशिपमेंट कार्गो इज हैंडल्ड एट पोर्ट्स आउटसाइड इंडिया, क्योंकि हमारे पास ट्रांसशिपमेंट पोर्ट था ही नहीं अभी तक, ये पहला बनने जा रहा है। कहता है द पोर्ट्स ऑफ कोलंबो, मैंने आपको बता दिया यहाँ पे, जो कोलंबो है, सिंगापुर है और कलांग है, वो कितना % कार्गो हैंडल करते हैं, 85%। तो आप इमेजिन कर सकते हैं
ये अपने आप में बहुत बड़ा डेटा है, बहुत बड़ा डेटा है। इससे किसको बेनिफिट होगा? उनको ज़्यादा बेनिफिट होगा, हमें कम बेनिफिट होता है इसका। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पर क्लियर रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बाद अगला देखते हैं इसके बाद, ठीक है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया यहाँ तक। अगला चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट करंट अफेयर पे। कहता है 35th गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज। अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए नाम से क्लियर हो रहा है एनवायरमेंटल, और इसी को और किस नाम से जानते हैं? ग्रीन नोबल प्राइज भी कहा जाता है। कौन से नंबर का है? तो आपको याद रखना है कौन से नंबर का है ये। तो ये कौन से नंबर का आता है? 35th नंबर का आता है। ये भी आपको क्लियर हो गया यहाँ पे कौन से नंबर का है, 35th नंबर का आता है। कहता है किसे मिला है ये? तो ये किसे मिला है? ये मिला है आलोक शुक्ला, जो कि कौन है? कन्वेयर है। किसके कन्वेनर हैं? तो ये है छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन। देखिए क्या हुआ था कि छत्तीसगढ़ में जो कोल फील्ड थी उसके लिए, मतलब कोयले का वो माइनिंग के लिए कह सकते हैं, माइनिंग के लिए जंगलों को काटा जा रहा था। तो इस पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन ने बचाया था ये होने से, ठीक है। तो आपको याद रखना है। तो कहता है ये किसके फाउंडिंग मेंबर हैं? हसदियो। पहला क्वेश्चन निकालिए, हसदियो अगर आपने ज्योग्राफी अच्छी से पढ़ी है तो हसदियो ट्रिब्यूटरी है। हसदियो किसकी ट्रिब्यूटरी है? अगर आपको पता हो तो ये किसकी ट्रिब्यूटरी है? महानदी की ट्रिब्यूटरी है। किसकी ट्रिब्यूटरी है? महादियो की, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर क्लियर रखना है। कहता है इनको 2024 का गोल्डमैन प्राइज मिला है। ध्यान रखना है कहाँ से? फ्रॉम एशिया फॉर हिज एफर्ट्स टू सेव फॉरेस्ट ऑफ हसदियो अरण्या इन छत्तीसगढ़। आई थिंक आपको क्लियर हो गया। तो छत्तीसगढ़ के इस जंगलों को बचाने का मेन काम किसने करा है? इन्होंने करा है। आई थिंक क्लियर है आपके पास यहाँ तक पहला, ठीक है। और ये बहुत बड़ा मतलब पेड़ काटे जा रहे थे कोल माइनिंग के लिए, उससे इन्होंने क्या करा? यहाँ पर बचाया है। अगर आप इस जंगल की बात करें तो इस जंगल में कौन कौन से पौधे मिलते हैं? तो साल मिलता है जो कि इंपॉर्टेंट होता है। उसके अलावा टीक मिलता है जिससे फर्नीचर वगैरह में काम आता है। और प्लस यहाँ पे एलिफेंट्स का सबसे ज़्यादा प्रेजेंस हमें देखने को मिलता है इस वाले फॉरेस्ट के बीच में, ठीक है। तो इसीलिए इन्होंने बचाया है। और इसे बचाने के लिए इनको कौन सा वाला अवार्ड मिला है? ग्रीन नोबल प्राइज, जिसे और किस नाम से जानते हैं? गोल्डमैन एनवायरमेंटल फाउंडेशन की तरफ से, ठीक है। चलिए आगे आता है, अगला आता है, अच्छा विनर्स और भी हैं इसमें, और भी पढ़ लेते हैं कौन कौन से आते हैं। साउथ अफ्रीका से किसे मिला है? तो अब देखो नाम पढ़ना बड़े मुश्किल है इनके। नाम है नॉनहले मबुथुमा, जो भी इसका नाम है, ठीक है। उसके बाद है टेरेसा स्पेन से, मुरावा कहाँ से आगे? ऑस्ट्रेलिया, और एंड्रिया यूएसए, और मार्सेल आगे ब्राज़ील से। इसकी बात करें तो इसके हेडक्वार्टर कहाँ पर है? कैलिफोर्निया यूएसए में हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। इसके बाद अगला आता है कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर अवार्ड फॉर मीना रीजन। अब पहला तो क्वेश्चन हमारे दिमाग में आएगा कि मीना रीजन क्या है, मीना रीजन किसे कहा जाता है। तो पहला तो आपको समझना है कि ये जो अवार्ड है ये किस लिए दिया जा रहा है। तो ये दिया जा रहा है किसके लिए? टीचिंग के लिए। टीचिंग प्लस चैरिटी वर्क आ गया एजुकेशन की फील्ड में, उसके लिए दिया जा रहा है। देखो क्या कहता है, कहता है इंडियन ओरिजिन। अच्छा पहले मीना समझ लेते हैं। मीना क्या है? मीना है मिडल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका रीजन। कौन सा वाला है? मिडल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका रीजन। अब यहाँ पे इंडियन ओरिजिन एक टीचर हैं जिनका नाम क्या है? जिना जस्टिस इन द यूएई। इन्होंने क्या करा है? इनको मिला ये अवार्ड एक्चुअली में कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर अवार्ड इनको यहाँ पर मिला है। ये कौन है? तो ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? केरला के तिरुवनंतपुरम से बिलोंग करती हैं। और ये टीचर हैं किसमें? आर ओन इंग्लिश हाई स्कूल गर्ल्स, जो कि कहाँ पर है? सरजा यूएई में है। और इंडियाज मीना मिश्रा वॉज नेम्ड द विनर ऑफ अवार्ड फ्रॉम साउथ एशियन रीजन। याद करिए मीना रीजन से किसे मिल रहा है? जीना जस्टिस को। और याद रखेंगे साउथ एशिया से किसका नाम गया था? मीना मिश्रा का नाम यहाँ से गया था, ठीक है। तो याद रखेंगे आप, ये ग्लोबल कंपटीशन होता है ताकि किन स्कूल टीचर्स को ऑनर किया जा सके, प्राइमरी प्लस सेकेंडरी वालों को जिन्होंने एजुकेशन की फील्ड में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा हो, ठीक है। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आता है डायरेक्टर जनरल ऑफ नाइस। अब ये नाइस क्या है पहले ये समझ लेते हैं, ठीक है, या NISC भी आप इसे कह सकते हैं। नाम आता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी। क्या नाम है इसका? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी। और इसके हेडक्वार्टर हमें कहाँ मिलते हैं? गुरुग्राम हरियाणा में देखने को मिलते हैं, ठीक है। कहता है डॉक्टर मोहम्मद रेहान, ये कौन है? ये प्रोफेसर हैं कहाँ के? इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के। थोड़ा सा अगर आप
आप करंट अफेयर ध्यान देंगे तो पिछले ही करंट अफेयर में आपने पढ़ा था कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पहली वुमेन क्या बनी है, पहली वुमेन वाइस चांसलर बनी है। क्या नाम है उनका, बताइए जरा सा। अगर पिछला करंट अफेयर पढ़ा है तो आप बता पाएंगे। उनका नाम है नीमा खातून। क्या नाम है उनका, नीमा खातून। पिछले ही करंट अफेयर में आपने इसे पढ़ा था और मैंने आपको बताया था कि जब आप अंग्रेजों का इवेंट पढ़ रहे होते हैं, अंग्रेजों का टाइम पीरियड पढ़ रहे होते हैं इंडिया में, तो अंग्रेजों के टाइम पीरियड पे अगर आप देखते हैं तो सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना करी थी। ठीक है, चलिए हो गया करंट अफेयर आपके पास। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर अगला कहता है, अच्छा अब ये वो है बराज कह सकते हैं आप इसे, या बार जो पढ़ेंगे इसे, ये इसको क्या किया गया, यहाँ पे लाया गया। ठीक है, पढ़ लेते हैं बाज होता क्या है। ठीक है, समझते हैं इस करंट अफेयर को। कहता है यहाँ पे देखिए, एक्चुअली में पहले तो समझते हैं LSAM यार्ड 130 द 6th एम्यूनेशन कम टॉर्पेडो कम मिसाइल। ठीक है, तो आप याद रखेंगे ACTSTCM बाज बिल्ड बाय सूर्य दीप्ता प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड फॉर इंडियन नेवी वॉज लॉन्च थाने से, महाराष्ट्र से। अब पहले पढ़ते हैं कि ये बार्ज होता क्या है। तो बार्ज क्या होता है बेटा, ये जहाज होता है जिसमें गुड ट्रांसपोर्ट के लिए इसको क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। ठीक है, कहता है ACTCM बैराज इंडिजीनियसली भारत में ही बना है, याद रखना है। किसके अंदर बना है, नेवल रूल्स रेगुलेशन ऑफ इंडियन रजिस्टर ऑफ शिपिंग के अंदर। और नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजी लेबोरेटरी कहाँ पर है, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, जो कि इसके मॉडल टेस्ट को क्या करेगी, देखेगी। ठीक है, क्लियर हो गया। और अभी आपको बता चुकी हूँ इंडियन नेवी के बारे में, पहले ही हम पढ़ चुके हैं। आप मुझे बताएंगे कि नए चीफ कौन बने हैं, ये आप मुझे बताएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आता है आयुष्मान भारत दिवस। अगर आप सबको पता हो तो क्या बोला गया था मोदी जी के द्वारा कि एक फैमिली को पर फैमिली को क्या दिया जाएगा, 5 लाख रुपए तक का क्या दिया जाएगा, असिस्टेंस दिया जाएगा। किसमें, हेल्थ में। ठीक है, अगर आपने पढ़ा हो और अगर आपको पता हो तो आयुष्मान भारत स्कीम जब कोविड आया था तो इसके उस टाइम पीरियड पे क्या किया गया था, बहुत ही ज़्यादा इसे यूज़ किया गया था। ठीक है, देखते हैं। कहता है आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया जाता है, 30 अप्रैल को, ताकि जो ये स्कीम थी किसके अंदर चलाई गई थी, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर के अंदर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इसके अंदर। कहता है अगर हम बात करें इसे 2017 में लॉन्च किया गया था, याद रखना है आपको। और इस स्कीम को कहाँ से लॉन्च करा था उन्होंने, रांची झारखंड से 23 सितंबर 2018 को। कहता है स्कीम के अंदर 2 इंटर रिलेटेड कंपोनेंट्स थे, एक था हेल्थ और वेलनेस सेंटर और एक था प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसके अंदर कितना असिस्टेंट मिलना था आपको, 5 लाख रुपए। और ये अभी भी मिलता है, अभी भी चल रहा है ये वाला। ठीक है, चलिए ये याद रखेंगे आप। यहाँ पर इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। ठीक है, कब मनाया जाता है, 30 अप्रैल को यहाँ पर मनाया जाता है। ठीक है, मेन गोल क्या था इसका, जो वीकर सेक्शन है, जो अपनी हेल्थ केयर नहीं कर पाती है या बीमारियों से निजात नहीं पा पाती है, किसकी वजह से, पैसों की वजह से, उनके लिए था ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। कहता है इंटरनेशनल जैज़। अगर जैज़ आप सबको पता हो तो म्यूज़िक को कहा जाता है। ठीक है, वो तो नहीं बड़ा फन वाला म्यूज़िक, उसे कहा जाता है। ठीक है, तो उसको थोड़ा सा, अब अगर आप जैज़ में देखें तो जैज़ में मल्टी कलर्स होते हैं, बहुत ही अट्रैक्टिव सा ये होता है। तो बोला गया है कि इस डे को यहाँ पर मनाया जाता है, मतलब इंटरनेशनल जैज़ डे को कब मनाया जाता है, 30 अप्रैल को। क्या हाईलाइट करने के लिए, जैज़ को, उसके रोल को, डिप्लोमेटिक रिलेशन फॉर यूनाइटिंग पीपल अराउंड द वर्ल्ड। तो सीधी सीधी बात है ये। और अगर हम बात करें तो क्या कहता है, ग्लोबल होस्ट ऑफ 2024 कहाँ किया जा रहा है, टैंजियर मोरक्को में किया जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर कहता है क्रेडिट कार्ड स्पेंड्स राइज 27% टू ₹18.26 TN इन फाइनेंशियल ईयर कितना, 24। ठीक है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं और कवर कर लेते हैं। ठीक है, देखिए कहता है अगर लेटेस्ट डेटा की देखें, आरबीआई का लेटेस्ट डेटा देखें तो क्या कहता है कि क्रेडिट कार्ड जो स्पेंडिंग है वो बढ़ रहा है, कितना, 27% ईयर ऑन ईयर और 18.26 ट्रिलियन इन फाइनेंशियल ईयर। आप सबको पता है कि क्रेडिट कार्ड हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। जब अभी आप नौकरी करेंगे तो आपको और समझ में आएगा इसके बारे में। कहता है अगर हम देखें तो चार इंपॉर्टेंट क्रेडिट कार्ड इशूअर है इंडिया
में कौन कौन, एक HDFC, उसके अलावा SBI, ICI, इनमें थोड़ा सा मार्केट शेयर में कमी देखने को मिली है, तो बस ये इतना सा याद रखने की ज़रूरत है। उसके अलावा HDFC बैंक जो है लेड इन क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन कितने करोड़ बताया गया है, तो आप देख लेंगे 43,471.29 करोड़, ये बहुत ही बड़ी अमाउंट है, ठीक है, बस इतना याद रखो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला कहता है ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर बुक कवर प्राइस 2024। ये देख रहे हैं आप बुक कवर, ठीक है, जिसका नाम क्या लिखा है, द बुक ब्यूटीफुल, ठीक है, इसके बारे में कवर कर लेते हैं। देखिए क्या कहता है एक डिज़ाइनर है जिनका नाम क्या है, भवी मेहता। इन्होंने 9th एडिशन किसका, ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर बुक कवर प्राइज का, इन्हें क्या मिला है, इसके लिए इनको ये अवार्ड दिया गया। क्यों दिया गया? फॉर क्रिएटिंग द बुक जैकेट। अब ये प्रदीप सिल्वेस्टर एक ऑथर है, इनकी बुक है और इनकी बुक का जो कवर है उसके लिए इनको क्या दिया गया, ये अवार्ड दिया गया। अगर हम बात करें इसमें क्या मिलेगा, ट्रॉफी मिलेगी, सर्टिफिकेट मिलेगा और 1 लाख रुपए का कैश प्राइज इन्हें दिया जाएगा। कहता है ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर बुक कवर प्राइज 2023 किसने जीता था, तो पारामिता ब्रह्मचारी। और किस लिए, फॉर द क्रिएटिंग द बुक जैकेट ऑफ महिंद्रा ग्रुप पेबल्स बैंक की, ठीक है, मनिंद्रा ग्रुप पेबल मंकी, ठीक है। तो आपको बस इतना सा याद रखना है भवी मेहता के बारे में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, नए PM बने हैं कहाँ के, सोलोमन आइलैंड के। तो पहला तो क्वेश्चन आपके पास आना चाहिए, ये सोलोमन आइलैंड है कहाँ पे, ठीक है। पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में क्या आएगा, ये सोलोमन आइलैंड हुआ कहाँ पे, ठीक है। तो अगर आप इसके बारे में बात करते हैं सोलोमन आइलैंड के बारे में, तो ये कंट्री है जिसमें 6 मेजर आइलैंड और 900, याद रखेंगे 6 मेजर और जो 900, ठीक है, याद रखेंगे आप 900 छोटे स्मॉल आइलैंड्स कह सकते हैं आप उनको मिलाकर जो है एक पार्ट बनता है ओशियाना में। ऑस्ट्रेलिया, मान लो ये ऑस्ट्रेलिया है, तो ऑस्ट्रेलिया का नॉर्थ ये हुआ, ऑस्ट्रेलिया का ईस्ट हुआ, तो ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ ईस्ट में आता है कौन सा वाला रीजन, सोलोमन आइलैंड आता है, ठीक है, क्लियर हो गया। तो ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ ईस्ट में आता है। कहता है यहाँ पे जेरेमिया मिनेले, द फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर ऑफ सोलोमन आइलैंड, was sworn in as the new प्राइम मिनिस्टर ऑफ द सोलोमन आइलैंड। इन्होंने यहाँ पे जीता है, बस ये याद रखना है आपको यहाँ पे। और हेड ऑफ इसकी अगर हम बात करें, हेड कौन होते हैं इसके, हेड कौन है मतलब किंग है, चार्ल्स III। और कैपिटल क्या आती है इसकी, होनियारा। क्या आती है इसकी कैपिटल, होनियारा। बस इतना सा आपको यहाँ पर याद रखना था, ठीक है। अगला कहता है DRDO ने सक्सेसफुली टेस्ट करा है लॉन्ग रेंज स्मार्ट सिस्टम, ठीक है। स्मार्ट अगर आपको याद हो तो हम इसके बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं और ये स्मार्ट का फुल फॉर्म किसी पेपर में भी पूछा जा चुका है, तो ध्यान रखेंगे आप। कहता है फ्लाइट टेस्टेड लॉन्ग रेंज सुपरसोनिक मिसाइल जो है, इसको यहाँ पर क्या किया गया, टेस्ट किया गया। कहाँ से, APJ अब्दुल कलाम आइलैंड, चंडीपुर इन बालासोर उड़ीसा से इसे क्या किया गया है, लॉन्च किया गया है, ठीक है। या अगर हम बात करें तो ये नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल है बेस्ड लाइट वेट टॉर्पेडो डिलीवरी सिस्टम, ठीक है। अब टॉर्पेडो क्या होता है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। कहता है टॉर्पेडो की अगर आप बात करते हैं तो ये सिगार शेप में कहता है, सिगार शेप में टॉर्पेडो इज एन अंडर वाटर रेंज वेपन लॉन्च अबव और बिलो द वाटर सरफेस विच इज सेल्फ प्रोपेल्ड टूवर्ड्स अ टारगेट विद एन एक्सप्लोसिव वॉरहेड। तो वॉरहेड लगे होते हैं, आप सबको पता है वॉरहेड क्या हो गया यहाँ पे, तो बोला जा रहा है मतलब अपने आप से चलने वाला इस तरीके के टॉर्नेडो को यहाँ पे लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर क्लियर रखना है। कहता है अगर हम इसके बारे में बात करें तो कितना रेंज लिखा है ये आप इसके साथ पढ़ लेंगे, ठीक है। कहता है इट यूजेज अ पैराशूट बेस्ड रिलीज सिस्टम फॉर पेलोड डिलीवरी। DRDO की अगर आप बात करते हैं तो इसके चेयरमैन कौन है, समीर कामत, आपको याद रखना है। स्थापना कब हुई थी, 1958 में। हेडक्वार्टर कहाँ पर आते हैं, नई दिल्ली में, ठीक है। चलिए आगे आता है ग्रैंड मास्टर्स टाइटल टू वैशाली रमेश बाबू, ठीक है। अब ये हमारे इतिहास में पहली बार हो रहा है कि दो भाई बहनों को क्या मिल रहा है, इस प्रकार का टाइटल मिला है। देखिए क्या है, एक को तो पहले ही मिला हुआ था, बहन को अब मिला है। कहता है इंडियन चेस प्लेयर वैशाली रमेश बाबू, इनको क्या टाइटल मिला है, ग्रैंड मास्टर का। और किसके द्वारा दिया गया, फाइड के द्वारा, मतलब इंटरनेशनल चेस फेडरेशन के द्वारा। कहता है ये और इनके भाई जिनका नाम है ग्रैंड मास्टर
मास्टर रमेश बाबू प्रगनंदा आर द वर्ल्ड्स फर्स्ट ग्रैंड मास्टर ब्रदर सिस्टर डुओ। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। ये तीसरी इंडियन बनी है जिनको इस प्रकार का टाइटल दिया गया है। किसके बाद? कोनेरू हम्पी के बाद और हरिका द्रोणावली के बाद ये दिया गया है। ठीक है, कहता है इन वैशाली रमेश बाबू को ऑनर किया गया था इंडिया का मोस्ट प्रेस्टिजियस स्पोर्ट्स अवार्ड, जिसका नाम क्या आता है आपके पास? अर्जुन अवार्ड। क्या नाम आता है इसका यहाँ पर? तो आपको क्लियर रखना है क्या नाम आता है इसका? अर्जुन अवार्ड इसका नाम आपको देखने को मिलता है। ठीक है, और याद रखेंगे आप ये कहाँ से बिलोंग करते हैं दोनों भाई बहन? तो ये बिलोंग करते हैं कहाँ से? तमिलनाडु से। तो पेपर में पूरे चांस है पेपर के क्वेश्चन बनने के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला, फाइड के प्रेसिडेंट कौन है? आरकेडी पढ़ लेंगे इसको। डिप्यूटी पीएम कौन है? विश्वनाथ आनंद। और हेडक्वार्टर कहाँ पर आते हैं? स्विट्जरलैंड में। ठीक है, और एस्टैब्लिशमेंट कब हुई थी? 1924 में। ठीक है, अगली आती है एक बुक। अब ये बुक किसने लॉन्च करी है? तो आरबीआई के एक पुराने गवर्नर हैं, मतलब आरबीआई के 22nd गवर्नर थे। आपको याद रखना है कौन से गवर्नर आते हैं? 22nd गवर्नर। और इन्होंने काम करा है किसके अंदर? मनमोहन सिंह के अंदर। ठीक है, जो पीएम थे अपने मनमोहन सिंह, उनके अंदर। ठीक है, क्या कहता है देखिए, इनका नाम है डॉक्टर दुवुवुरी सुब्बाराव। ठीक है, ये फॉर्मर आरबीआई गवर्नर है। मैंने अभी आपको बता दिया 22nd। किसके अंदर काम करा है इन्होंने काम करा है किसके अंदर? हमारे प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह के अंदर। ठीक है, याद रखेंगे। तो इनकी बुक का नाम है जस्ट अ मर्सिनरी नोट्स फ्रॉम माई लाइफ एंड करियर। ठीक है, इस बुक की अगर हम बात करें किसने पब्लिश करा है? पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया ने। और ये उनके करियर के बारे में पूरे के पूरे बताती है ताकि लोगों को उससे क्या मिल सके? एक लेसन मिल सके। ठीक है, ऐसा आप कह सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ज़्यादा कोई पढ़ने की इसमें ज़्यादा है नहीं। ठीक है, अगला इम्यूनाइजेशन वीक। इसको अगर आप सबको पता हो तो इम्यूनिटी के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। और एक अगर आपको पता हो तो आप मुझे बताएंगे मिशन इंद्रधनुष, ये बच्चों के लिए चलाया गया था। ठीक है, जिसमें उनको टीके लगते हैं। ठीक है, इंद्रधनुष कब चलाया गया था आप मुझे बताएंगे। ठीक है, देखिए, तो ये डे कब मनाया जाता है? 30 अप्रैल को मनाया जाता है ताकि लोगों को बताया जा सके कि वैक्सीन से प्रिवेंट किया जा सकता है डिजीजेस को। कब मनाया जाता है ये? 24 से 30 को। थीम क्या है इसकी? ह्यूमनली पॉसिबल इम्यूनाइजेशन फॉर ऑल। ठीक है, तो ये थीम आपको यहाँ पर क्लियर रखनी है। चलिए आगे आता है व्हाइटले गोल्ड अवार्ड 2024। ये याद करने वाला है आपके पास। ठीक है, देख लेते हैं इसके बारे में और क्या क्या चीज़ें हैं इसके बारे में बात यहाँ पर कर लेते हैं। देखिए कहता है, पहला देखते हैं, कहता है वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट फ्रॉम असम। असम से क्या नाम है इनका? पूर्णिमा देवी। ठीक है, पूर्णिमा देवी बर्मन। इनको ऑनर किया गया है किससे? ग्रीन ऑस्कर। ठीक है, व्हाइटले फंड फॉर नेचर रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी सेरेमनी कहाँ पर हुई है? लंदन यूके में। देखते हैं पहले क्या किया है इन्होंने। देखो, इन्होंने एक बर्ड होती है जिसका नाम क्या है, जो कि एंडेंजर्ड है अभी, मतलब खतरे की तगात पे, रेड लिस्ट पे है, ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉर्क, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? हम जिसको जानते हैं किसके नाम से? गरुड़ के नाम से। सुना है आपने? गरुड़ पक्षी, गरुड़ पक्षी के नाम से जानते हैं। और इसी को असम में क्या कहा जाता है? हरगिला कहा जाता है। ठीक है, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, इनको कंजर्व करने के लिए कहता है इस अवार्ड में अगर हम बात करें तो कहता है GBP 1000000 फॉर प्रोजेक्ट फंडिंग सपोर्ट ग्रास रूट कंजर्वेशन लीडर फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। इसकी इनमें क्या मिली? इनको ट्रॉफी भी दी गई। और किसके द्वारा दी गई है ये? तो किंग्स चार्ल्स III है, उनकी बहन ने ये अवार्ड दिया है। तो ये इतना काम का नहीं है, ये काम का है कि किस पक्षी को बचाने के बारे में यहाँ पर बात की गई है। तो किसको बचाने की बात की गई है? गरुड़ को। तो आपको यहाँ पर क्लियर रखना है। ठीक है, और ये बड़ी गर्दन वाली लार्ज बर्ड्स होती है, उनको बचाने के लिए किया गया है। कहाँ से? असम से। ठीक है, चलिए अगला आता है प्रेसिडेंट ऑफ GST एक्ट। ठीक है, देख लेते हैं। देखिए क्या कहता है, कहता है अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है कि जो संजय कुमार मिश्रा हैं, जो पहले कौन थे? चीफ जस्टिस थे झारखंड हाई कोर्ट के, अब वो प्रेसिडेंट होंगे किसके? GST-AT के। ठीक है, मतलब GST-AT के मतलब एपिलेट ट्रिब्यूनल के। ठीक है, ट्रिब्यूनल क्या होता है बच्चे? जहां पर आप अपनी प्रॉब्लम्स का निजात पा पाते हैं। ठीक है, कह सकते हैं आप ऐसा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टैब्लिश करा था इसको। क्यों?
ताकि कि रेजोल्यूशन मतलब कि सॉल्यूशन मिल जाए किसका, किसके डिस्प्यूट्स का, बिजनेस सेक्टर में होने वाले डिस्प्यूट से बचा जा सके, उसको सॉल्व किया जा सके। ठीक है, कहता है यहाँ पे ये आप इसके साथ, अच्छा मिट गया आपके पास यहाँ तक, है ना, इस पे आप पढ़ लेंगे इसके साथ साथ ही, इस पिक्चर को हटाकर, मतलब आपकी नोट्स पे होगा ये वाला पूरा का पूरा ही। ठीक है, चलिए अगला आता है चैंग E6 वर्ल्ड्स फर्स्ट मिशन टू ब्रिंग सैंपल्स फ्रॉम मून। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कहता है इसका नाम चैंग ई क्यों है, तो इसका नाम चैंगी क्यों है, क्योंकि लोकल गॉडेज हैं चाइना की, जिनको मतलब मून जो है उन्हें चैंगी कहते हैं, तो चैंगी के नाम से ये आपको क्लियर रखना पड़ेगा पहले। कहता है चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने सक्सेसफुली क्या करा है, लॉन्च करा है अनक्रू लूनर प्रोब, नेमली जिसका नाम क्या है चैंग E6। ये लॉन्ग मार्च 5Y8 कैरियर रॉकेट फ्रॉम द वेंचेंग स्पेस लॉन्च सेंटर, कहाँ से किया गया, चाइना से। ठीक है, ये पहला मिशन होगा वर्ल्ड का जो सैंपल लेकर आएगा, कहाँ से, मून से। तो ये बात आपको क्लियर रखनी है। ये स्पेसक्राफ्ट कहाँ पर पहुंचेगा, अपोलो बेसिन पे। ठीक है, जिसका पुराना नाम इम्पैक्ट क्रेटर भी था, जो कि साउथ पोल पे आता है, और वहाँ से क्या लेकर आएगा, सैंपल को लेकर आएगा। ठीक है, कहता है द स्पेसक्राफ्ट हैज़ 4 कंपोनेंट, इसमें एक ऑर्बिटर है, एक लैंडर है, एक असेंडर और एक रिटर्नर है। ठीक है, क्योंकि वापस भी तो आना है फोटो लेकर। ठीक है, और एक इसमें मिनिएचर सैटेलाइट है जिसका नाम क्या है, इनक्यूब कामार क्यूबसेट फ्रॉम पाकिस्तान। ठीक है, याद रखेंगे आप, पाकिस्तान मदद कर रहा है इनकी, है ना। चलिए आगे आता है इंडिया टू होस्ट बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन जूनियरशिप, हम हेल्ड करने वाले हैं कब, इसको 2025 में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। कहता है इंडिया जो है वो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन जो जूनियर चैंपियनशिप होने वाला है 2025 का, उसे हम हेड करेंगे। और ये कहाँ पर करवाएंगे हम, तो ये कहाँ पर करवाएंगे, गुवाहाटी असम में, हमें वहाँ पर हम इसे करवाएंगे। ठीक है, कहता है अगर हम बात करें तो इंडिया में पहली बार कब हुआ था, 2008, और अब हम इसे कराने की बात कर रहे हैं। देखिए पेपर में क्वेश्चन आता है कौन कौन सा कप, तो थॉमस कप और ऊबर कप किसके साथ एसोसिएटेड है, बैडमिंटन के साथ एसोसिएटेड है। ठीक है, ये आप यहाँ से पढ़ लेंगे। अगला देख लेते हैं, अगला नहीं, इससे पहले एक चीज़ और देख लेते हैं। 1924 की अगर आप बात करें तो वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन की स्थापना हुई थी, और 24 नहीं 34 है, 1934 में। और इसके हेडक्वार्टर आपको कहाँ मिलते हैं, तो इसके हेडक्वार्टर मिलते हैं कुआलालंपुर, और कुआलालंपुर कहाँ पर आता है, मलेशिया में। ठीक है, याद रखेंगे आप। चलिए अगला आता है, कहता है इटली का माउंट एटना जो है वो क्या कर गया है, यहाँ पे वो वॉल्केनिक इरप्ट कर गया। ठीक है, मतलब वो इरप्शन हो गया। ठीक है, देख लेते हैं इसके बारे में और क्या क्या इसके साथ क्वेश्चन बनते हैं, इसको देख लेते हैं। देखिए क्या कहता है, कहता है माउंट एटना को हम कई बार एटना के नाम से भी जानते हैं, और ये एक्टिव वॉल्केनो है। मैंने आपको शायद एक करंट अफेयर में बताया हुआ है कि 3 प्रकार के वॉल्केनो होते हैं, एक होते हैं एक्टिव, एक होते हैं डॉर्मेंट, और एक होते हैं आपके पास कौन से वाले, एक्सटिंक्ट। डॉर्मेंट एक्टिव कौन से होते हैं, जिनसे कॉन्टिन्यूसली लावा बाहर आता रहता है। सेकेंड कौन से होते हैं आपके पास, डॉर्मेंट, जिसमें चांसेस होते हैं कि फिर से लावा इरप्ट हो सकता है। और एक्सटिंक्ट वो होते हैं जो खत्म हो चुके होते हैं। ठीक है, देखिए तो कहता है यहाँ पे कि ये कहाँ पर आता है। फॉर एग्जाम्पल ये अपने पास इटली आ गया, तो इटली के ईस्ट पे अगर आप देखें तो कहता है ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ सिसिली, तो मतलब आप इटली के इस तरफ चलेंगे तो इटली के इस तरफ अगर आप देखें तो यहाँ पे कहीं पे आपके पास सिसिली आता है, तो उसके पास ही आपको देखने को यहाँ पर मिलता है। ठीक है, कहता है एटना पीक इज द हाईएस्ट पीक इन इटली साउथ ऑफ द एल्प्स, तो इटली के साउथ में आपको देखने को मिलती है, और यूरोप की लार्जेस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव वॉल्केनो है। और इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर भी डाला गया है। इटली के प्रेसिडेंट कौन है, सर्जियो। प्राइम मिनिस्टर कौन है, जॉर्जिया। और इसकी कैपिटल रोम, और करेंसी आती है आपके पास यूरो। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर क्लियर रखना है। देखिए माउंट एटना का एक और नाम है जिसे कहा जाता है मोंगी बेलो। ठीक है, तो आप लिख लेंगे इसको, अगर आ जाएगा पेपर में क्वेश्चन तो आपके पास टिक हो जाएगा। इसे किस नाम से जानते हैं हम, यहाँ पर मोंगी बेलो के नाम से जानते हैं। इटली में यही एक एक्टिव वॉल्केनो नहीं है, तो आपको याद रखना है एक वहाँ पे एक्टिव वॉल्केनो का नाम है माउंट वुल्कोनो। ठीक है, पढ़ते तो इसको वॉल्केनो ही है, पर वोल्केनो आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। एक और आता है वहाँ पे माउंट स्ट्रैम्बोली। कौन सा आता है यहाँ पे, स्ट्रैम्बोली। तो यही नहीं है, आपको याद रखना है, एटना ही नहीं है, एटना के अलावा भी 3-4 और हैं। एक और आता है आपके पास
माउंट वेसुवियस कहा जाता है इसे, ठीक है। ये वाला भी कहाँ पर आपको देखने को मिलता है, ये तीनों के तीनों एक्टिव वॉल्केनो है, कहाँ के, इटली के। पर अभी कहाँ पर इरप्ट हुआ है, तो आपको याद रखना है कहाँ पर हुआ है, ये इरप्ट हुआ है कौन सा वाला, माउंट एटना। वॉल्केनो क्या होता है, आप सबको पता है कि वॉल्केनो क्या होता है, अर्थ का जो ये वेंट ओपन होता है जिससे गैसेज, एशेज हो गया, डस्ट पार्टिकल बाहर आते हैं, उसे आप क्या नाम देते हैं, उसे आप वॉल्केनो नाम देते हैं, ठीक है। कौन सी लेयर में जो है आपके पास मैग्मा होता है, आप मुझे बताएंगे, क्योंकि आपने ज्योग्राफी पढ़ी होगी, तो मैग्मा कौन सी लेयर में होता है आप मुझे बताएंगे, ठीक है। चलिए अगला आता है, अगला भी करंट अफेयर इसी के साथ है। इंडोनेशिया में भी एक माउंट है जिसका नाम क्या है, रुआंग, ये भी क्या कर गया है, इरप्ट कर गया है, तो ये आपको यहाँ पर क्लियर रखना है, ठीक है। ये एक स्ट्रैटोवॉल्केनो है। अब ये टर्म थोड़ी सी आपको परेशान कर सकती है। स्ट्रैटो का मतलब हो गया बेटा कि मान लीजिए ये माउंट है और यहाँ से वॉल्केनो इरप्ट होने जा रहा है, तो हम वॉल्केनो इरप्ट मान लेते हैं कि ये वेंट है। अब ये वेंट से यहाँ से भी निकल रहा है वॉल्केनो, यहाँ से भी निकल रहा है, मतलब जिसके मल्टीपल फेज आप देख सकते हैं, उसे आप क्या कह सकते हैं, उसे आप स्ट्रैटो वॉल्केनो यहाँ पर कह सकते हैं, ठीक है। कहते हैं स्ट्रैटो वॉल्केनो इज अ टॉल स्टीप कोन शेप वॉल्केनो होता है। ये फ्लैट, अनलाइक फ्लैट शील्ड वॉल्केनोज, दे हैव हायर पीक्स, ठीक है। इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट कौन है, जोको विदोदो। कैपिटल क्या आती है, जकार्ता, और करेंसी क्या चलती है, इंडोनेशियन रुपए यहाँ पर करेंसी चलती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला आता है इंडियन फुटबॉल टीम की जो है वो कोच के बारे में बात कर लेते हैं। कहता है फॉर्मर प्लेयर जिनका नाम क्या है, लंगम छाउबा देवी इज टेक टू ओवर, ये नेशनल वुमेन फुटबॉल कोच क्या करेंगी, यहाँ पर बनने जा रही हैं, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर क्लियर रखना है और इसके अलावा और कुछ ज़्यादा आपको क्लियर नहीं रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। इसके बाद आरबीआई ने बोला है कि आपको मेंटेन करना है क्या, मेंटेन्स एफपीआई लिमिट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ एट 6%, ठीक है। देख लेते हैं इसके बारे में, ठीक है। देखिए मान लेते हैं कि अब पहले तो हमारे दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि एफपीआई क्या होता है, ठीक है। मतलब जो ये अगर हम बात करें इसके बारे में, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो होती है अपने पास, पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स होते हैं, ये इन्वेस्टमेंट होती है, उसे उसमें क्या कहा जाता है, ठीक है। मान लेते हैं कि कोई XYZ नाम का फॉरेन का कोई बंदा है जो रिलायंस के क्या लेना चाहता है, 1000 करोड़ के क्या लेना चाहता है, शेयर लेना चाहता है। एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं आपको। मान लो फॉरेन का कोई बंदा है या किसी और कंट्री का कोई बंदा है जो क्या करना चाहता है, जो क्या लेना चाहता है, यहाँ पे जो रिलायंस के 1000 करोड़ के क्या लेना चाहता है, शेयर खरीदना चाहता है, परचेज करना चाहता है, ठीक है। अब उसे कोई लेना देना नहीं है कि रिलायंस पूरे दिन में कितना कमा रहा है, उसे कोई मतलब नहीं है। उसे बिल्कुल मतलब नहीं है इस बात से कि उसका डे टू डे ऑपरेशन कैसा चल रहा है, कोई इसको लेना देना नहीं है। इस प्रकार की इन्वेस्टमेंट जिसमें क्या किया जाता है, जिसमें केबल और केबल फाइनेंशियल एसेट मतलब क्या हो गया, स्टॉक हो गया, बॉन्ड्स हो गए आपके पास, ठीक है। मतलब जिसमें केबल और केबल फाइनेंशियल एसेट ही खरीदे जाते हैं, उसे क्या कहा जाता है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर उसे कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में क्या कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। इनकी लिमिट रखी गई है और वो लिमिट कितनी है, तो आपको याद रखना है 6%। कितनी रखी गई है, यहाँ पे 6% रखी गई है। कहता है द लिमिट फॉर स्टेट डेवलपमेंट लोन कितना है, 2%, और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के लिए कितना है, 15%। तो ये आप साथ में पढ़ लेंगे, इतना सा आपके लिए काफ़ी है, ठीक है। तो इतना भी अगर आपको याद रहेगा तो बहुत ही ज़्यादा है आपके लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देख लेते हैं। अगला आता है क्रास रिलीजेस गाइडलाइन फॉर सिंप्लीफाई द केवाईसी प्रोसेस। देख लें इसको। देखिए कहते हैं केवाईसी, पता है ना आप सबको, नो योर कस्टमर कहा जाता है। ये कहता है प्रोसेस फॉर इन्वेस्टर्स ड्यू टू न्यू गाइडलाइंस डेट केम ऑन इफेक्ट ऑन 1 अप्रैल। तो कहता है यहाँ पे कि जो 1 अप्रैल से जो ये गाइडलाइंस आई थी उसमें अभी थोड़ी सी कमी दिख रही है। कहता है 5 केवाईसी रजिस्ट्रेशन एजेंसीज हैं, उसमें से एक कौन सी है, क्रास, CDSL वेंचर्स, NSDL डाटाबेस मैनेजमेंट, कैम्स, कैरवी, डोटैक्स, या पढ़ लेंगे इसके साथ ही। अब देखो क्या कहता है ये जो KRA है जो वो क्या है, एक एजेंसी है जो रजिस्टर्ड है किसके अंदर, सेबी के अंदर। और सेबी क्या है आपके पास सबको पता है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। कहता है नो योर क्लाइंट रजिस्ट्रेशन रेगुलेशन 2011, ठीक है। तो आप सीधे सीधे देख लेंगे इसको, इसने रिलीज करा है, ठीक है। चलिए उसके बाद आता है TCS वर्ल्ड 10K बेंगलुरु, ठीक है। तो ये रनर्स के लिए है, ठीक है। तो अगर आप बात करें यहाँ पे रनर, पता है ना बेटा,
जो दौड़ते हैं उनके बारे में बात की जा रही है। तो दौड़ने से क्या क्या चीज़ें ठीक हो सकती हैं, एक ऐसा टाटा कंसल्टेंसी सर्विस ने इसको क्या करा है, एडिशन को लॉन्च कर रखा है। ठीक है, इसमें जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कुछ लोग कहते हैं जोड़ों का दर्द है, चल नहीं सकते, दौड़ नहीं सकते हैं, तो इस प्रकार से इन सब चीज़ों के लिए इसको लाया गया है। ठीक है, याद रखेंगे आप। अगला आता है आपके पास यहाँ पे 15 इंडियन कंपनीज इन द वर्ल्ड्स टॉप ईडी टेक लिस्ट। अब ईडी टेक लिस्ट क्या होता है बच्चे, इसे एडुटेक भी कहा जाता है, मतलब ऐसी इंडस्ट्री ऑफ द कंपनीज, ऐसा कह सकते हैं आप, ऐसी इंडस्ट्रीज का झुंड है जो कि एजुकेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करती हैं। देखिए क्या कहता है एमिरेटस हैज सिक्योर्ड टॉप स्पोर्ट, किसमें, टाइम मैगजीन, और किसके लिए, वर्ल्ड टॉप एडटेक कंपनी 2024 रैंकिंग के लिए। फाउंड कब किया गया था, 2015 में, किसके द्वारा, अश्विन दमेरा और चैतन्य कपिलपतनापू। एमिरेटस ऑफर कोर्सेज, अब ये किस किस का कोर्स देता है देखेंगे आप यहाँ पे, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज का, हार्वर्ड बिजनेस, पेनिसिलेवियन, उसके बाद सोलान, इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेसेस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, द यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, जॉन हॉपकिंस, NTU सिंगापुर। ये सारे आप इसमें पढ़ लेंगे, ज़्यादा कुछ बड़ी बात नहीं है। देयर आर 14 मोर इंडियन एडटेक फर्म्स ऑन द टाइम लिस्ट। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर क्लियर रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देख लेते हैं। अगला क्या कहता है, ये आप पढ़ लेंगे, इसके साथ साथ ही है। ठीक है, सारा का सारा ही। चलिए आगे आता है, RBI ने रिवोक कर दिया है एस मनी के लाइसेंस को। देखिए क्या कहता है एस मनी एक नॉन फाइनेंशियल कह सकते हैं आप कंपनी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है। इसने क्या कर रखा है, इरेगुलर लैंडिंग प्रैक्टिसेस, जो लोन वोन है उसमें गड़बड़ करके रखी हुई है, और RBI की कुछ गाइडलाइंस है उनको क्या कर दिया है, यहाँ पर उनको क्या कर दिया, उनको वायलेट करा है। ठीक है, तो इसके लिए RBI ने चार्ज लगाते हुए इनको क्या कर दिया है, रिवोक कर दिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट कहता है UNCAD रीब्रांड एज UN ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, क्यों, क्योंकि अभी आप ट्रेड की एक एनिवर्सरी भी आएगी, अभी आप पढ़ेंगे आगे। ठीक है, कहता है द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड डेवलपमेंट हैज बीन रीब्रांडेड। अब क्या बोला जाएगा इसको, तो UN ट्रेड एंड डेवलपमेंट टू मार्क इट्स 60th एनिवर्सरी। कौन सी एनिवर्सरी मना रहे हैं, तो आपको याद रखना है 60th। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1964 में, 30 दिसंबर में। हेडक्वार्टर कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड में। सेक्रेटरी कौन है, तो रेबेका, ये पढ़ लेंगे आप इसके साथ ही। ये एक परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्ल्ड ट्रेड, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके वर्ल्ड ट्रेड के ऊपर काम करती है। ठीक है, चलिए अगला आता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने अपने कौन सी एनिवर्सरी मनाई है, 30th एनिवर्सरी मनाई है। ठीक है, ये आपको यहाँ पर क्लियर रखना है। कहता है कोमेमोरेट द 30th एनिवर्सरी ऑफ मार्राकेश एग्रीमेंट, अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन इन ग्लोबल ट्रेड हिस्ट्री। ठीक है, इसकी अगर हम बात करें तो WTO वो साइंड बाय 123 कंट्री, कब, 1994 में। ठीक है, याद रखेंगे आप। और इसके हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड, और डॉक्टर नोजोजी ये जो है वो कौन है, यहाँ पे डायरेक्टर जनरल है। ठीक है, टोटल मेंबर कितने हैं, 164, और एक इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करती है ये। आगे आता है लेबर डे। सबको पता है लेबर डे कब मनाया जाता है, 1 मई को मनाया जाता है, याद रखना है। और इंडिया में ये दिन कब और कहाँ मनाया गया था, तो आपको याद रखना है। इंडिया में ये सबसे पहले मनाया गया था कहाँ पे, चेन्नई में। कहाँ पर मनाया गया था, चेन्नई में। और कब, 1923 में। कब मनाया गया था, 1923 में से मनाया गया था। ये बात आपको यहाँ पर क्लियर रखनी है। ठीक है, चलिए। और लेबर आप सबको पता है उनके प्रमोशन के लिए, मतलब उनके लिए ये बोला गया है। ठीक है, तो G7 एग्री कर गया है, एग्री टू फेज आउट कोल फायर्ड पावर प्लांट्स बाय 2035। आप सबको पता है हम ग्रीनरी के ऊपर बढ़ रहे हैं, और हम किसकी तरफ बढ़ रहे हैं कि अब हमें जो कोल एमिशन है इसको क्या करना है, कम करना है, इसके ऊपर हम बढ़ने जा रहे हैं। तो ये इसी से रिलेटेड आपके पास करंट अफेयर आता है। क्या कहता है, एनर्जी मिनिस्टर फ्रॉम द ग्रुप ऑफ 7 वेल्दी कंट्रीज, इन्होंने डील करी है कि वो कोल, मतलब कोल का जो पावर प्लांट कोल से चलते हैं उन्हें क्या कर दिया जाएगा, उन्हें शट डाउन कर दिया जाएगा। कब तक, 2035 तक। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है किसके प्रति, फॉसिल फ्यूल्स के प्रति। ठीक है, याद रखना है आपको। G7 की अगर आप बात करते हैं तो एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं, जैसे कौन कौन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, US, UK और कनाडा। ठीक है, चलिए
अगला सिक्योरिटी एपिलिएट ट्रिब्यूनल, ठीक है, सैट की आप इसे यहाँ पर बात कर सकते हैं। सैट को देख लेते हैं, ठीक है, क्या कहता है, देखिए कहता है जस्टिस रिटायर्ड दिनेश कुमार हैज़ बीन अपॉइंटेड एज प्रिसाइडिंग ऑफिसर बने हैं, किसके, सैट के बने हैं। समझते हैं सैट क्या है। ही विल सर्व्ड एज अ 4-year टर्म आफ्टर रिटायरिंग चीफ जस्टिस फ्रॉम कर्नाटका हाई कोर्ट इन फरवरी 2024। अब समझते हैं पहले। कहता है सैट क्या है, एक स्टैट्यूटरी ऑटोनॉमस बॉडी है जिसे बनाया गया था किसके अंदर, सेबी एक्ट 1992 के अंदर। किसके अंदर बनाया गया था, 1992 के अंदर। फंक्शन क्या है इसका, फंक्शन इसका काम क्या है कि ट्रिब्यूनल प्राइमरी फंक्शन है कि अपील्स को सुनना, किसके लिए भाई, कहता है अगेंस्ट द ऑर्डर एंड रूलिंग फ्रॉम वेरियस फाइनेंशियल रेगुलेटर। इसमें सेबी भी आता है, मतलब अगर इन सब के द्वारा आपके पैसे के साथ या आपकी फंडिंग के साथ कुछ भी गड़बड़ होती है तो आप क्या कर सकते हैं, तो आप सैट में जा सकते हैं, ठीक है। तो ये सैट ये काम करता है। कहता है सैट को क्यों डिज़ाइन किया गया था, ताकि जो हाई कोर्ट है उसका बर्डन क्या किया जा सके, कम किया जा सके। सैट में अगर हम बात करें, एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है और अदर जुडिशियल और टेक्निकल मेंबर्स होते हैं। कहता है द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू प्रिस्क्राइब द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ सैट, ठीक है, कितने होंगे, 3, और इसमें एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा। प्रिसाइडिंग ऑफिसर की क्या क्वालिफिकेशन होगी, वो एक रिटायर्ड सिटिंग जज होना चाहिए, कहाँ का, सुप्रीम कोर्ट, या कहाँ का होना चाहिए, किसी हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस होना चाहिए। तो जो दिनेश कुमार हैं वो कहाँ के हैं, तो वो आपको याद रखना है, वो किसके हैं, कर्नाटका हाई कोर्ट से रिटायर्ड हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद इंडियन एयरफोर्स ट्रेनिंग कमांड का चीफ किसे बनाया गया है, तो आपको याद रखना है एयर मार्शल नागेश कपूर को, ये आपको क्लियर रखना है, ठीक है। और किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, तो आप सबको पता है डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर। एयरफोर्स डे कब मनाते हैं, तो आप सबको पता है 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। और मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन है यहाँ पर, तो अजय भट्ट है, ठीक है। चलिए अगला आता है जीएसटी कलेक्शन बढ़ चुका है 2 लाख रुपीस करोड़, कब में, अप्रैल 2024 में, ठीक है। अब भैया हमें भी पैसे बांट दिए जाए तो फ़ायदा है, ठीक है। कहता है तो गुड्स एंड सर्विसेज कलेक्शन रीच अ रिकॉर्ड ब्रेकिंग हाई ऑफ 2.10 लाख करोड़ इन अप्रैल, ठीक है। पिछले साल कितना था, तो याद रखना है, कहता है 2.14% था, 12.4% इंक्रीज फ्रॉम प्रीवियस ईयर, इतना परसेंट बढ़ा है यहाँ पे। कहता है द डिटेल्ड कंपोनेंट ऑफ जीएसटी रेवेन्यू, अब ये रेवेन्यू आप इसमें पढ़ लेंगे। अब स्टेट से पूछा जा सकता है, स्टेट वाइज किसका कलेक्शन है, तो यूपी के बाद तमिलनाडु, याद रखेंगे आप, और उसके बाद आता है कंट्रीब्यूटर आफ्टर महाराष्ट्र, कर्नाटका और गुजरात, ठीक है। ये आप यहाँ पर कवर कर लेंगे, ठीक है। चलिए आगे, अच्छा जीएसटी के साथ कौन सा अमेंडमेंट है, आप मुझे बताएंगे कौन सा अमेंडमेंट है इसके साथ। चलिए कहता है एशियन कैरम चैंपियनशिप, इसमें कौन है, तो रश्मि कुमार ने यहाँ पर पार्टिसिपेट करा है। कहाँ पर हुआ है ये, मालदीव्स में। मेन की तरफ से कौन गए हैं, तो याद रखेंगे मोहम्मद गुफरान, बीट रिनिंग नेशनल चैंपियन के श्रीनिवासन, इनको हराया है। और इंडिया स्वेप्ट ऑल द गोल्ड मेडल्स इन सिंगल डबल चैंपियनशिप अपार्ट फ्रॉम द स्विस लीग, ठीक है। चलिए अगर आएगा तो टिक हो जाएगा, अदरवाइज कुछ नहीं है। उसके बाद है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे कब मनाया जाता है, तो आपको क्लियर रखना है इसे कब मनाया जाता है, 3 मई को क्या किया जाता है, इसे मनाया जाता है। तो ये आपको यहाँ पर क्लियर रखना है, इसे कब मनाया जाता है, तो आप क्लियर रखेंगे 3 मई को इसको मनाया जाता है, ठीक है। और अगर आप थोड़े से करंट अफेयर अच्छे से पढ़ते हैं तो 2024 का वर्ल्ड फ्रीडम प्रेस इंडेक्स को लॉन्च किया गया था, ठीक है, इंडेक्स को लॉन्च किया गया था। इसमें इंडिया की कितनी रैंकिंग थी, तो इंडिया की रैंकिंग कितनी थी, आपको याद रखना है 159 हमारी रैंक थी, आउट ऑफ शायद 180 कंट्रीज़ थी शायद, हाँ 180 कंट्रीज़ थी, आपको याद रखना है, उनमें से हमारा रैंक 159 था प्रेस के मामले में। थीम क्या है इसकी, प्लैनेट जर्नलिज्म, अ प्रेस फॉर द प्लैनेट जर्नलिज्म इन द फेस ऑफ एनवायरमेंटल क्राइसिस, ठीक है। और एक्चुअली में ये क्यों मनाया जाता है, मतलब ये मनाया जा रहा है, और क्यों मनाया जा रहा है, ज़्यादा करके जो ये होते हैं ना प्रेस वाले अपने होते हैं, जो एनवायरमेंटल जर्नलिस्ट होते हैं, उनके लिए इसको यहाँ पर मनाया गया है, ठीक है, याद रखेंगे आप। चलिए अगला आता है आपके पास यहाँ पे लास्ट करंट अफेयर, टूना डे, ठीक है। टूना फिश का नाम है, आप सबको पता है। इस फिश से हमें ओमेगा 3 जो होता है वो यहाँ पे मिलता है हमें। उसके अलावा जो है हेल्थ बेनिफिट, मतलब बड़ी इंपॉर्टेंट होती है ये, प्रोटीन हो गए और कुछ इंपॉर्टेंट वाइटामिन हम किससे ले पाते हैं, इस शिप से ले पाते हैं, ठीक है। तो याद रखना है आपने, FAO के डायरेक्टर जनरल कौन है, तो आप याद रखेंगे क्यू टोंग क्यू, और इसके हेडक्वार्टर कहाँ पर आते हैं, रोम इटली में, और इसकी स्थापना कब हुई थी,
1945 में, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक करंट अफेयर समझ में आया होगा। पूरा करंट अफेयर देखेंगे तभी समझ में आएगा। मैं मानती हूँ याद एकदम नहीं हो सकता, टाइम लगेगा, पर अगर पुराने वाले के साथ थोड़ा सेटिंग बैठा के बैठाएंगे तो शायद हो सकता है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।